डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप द नॉवल एक्सप्लेनर पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। सैकड़ों मीटर नीचे पत्थर की गुफा में अर्जुन लंबे समय से चुपचाप बैठा हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर के छिद्रों से शुद्ध यांग लपटों के निशान निकल रहे थे। वे सुनहरे तितलियों की तरह मुड़े और ऊपर उठे। कुछ सेकंड तक चमकने के बाद वे फिर शून्य में गायब हो गए। जो कभी एक अंधकार में पत्थर का कक्ष था, वह अब आग की लपटों के कारण सुनहरे लाल प्रकाश की परत से ढक गया था। रोशनी के नीचे अर्जुन पैर मोड़कर बैठा था। वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर में शुद्ध यांग युआन क्यूई उन्मत्त तरीके से घूम रहा था। हर बार ऊर्जा के घूमने के परिणामस्वरूप अर्जुन के दानेटिन में शुद्ध यांग युआन क्यूई जमा हो गया। इसने अर्जुन के साधना स्तर को और भी मजबूत बना दिया, क्योंकि उसकी नींव और भी ठोस हो गई। अब युआन फाउंडेशन के शिखर पर प्रवेश करते ही ये वह क्षण था जब अर्जुन की साधना का स्तर और शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। युआन फाउंडेशन के शिखर से लेकर दाओ बीज तक नाम विज्ञान बीज के संघनन को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में संचित ऊर्जा की आवश्यकता थी। जब वह अपनी साधना में पुनर्तः एकाग्र था तो एक सफेद वस्त्रधारी महिला बिना किसी आवाज के उसके सामने प्रकट हुई। सैकड़ों मीटर की गहराई और अर्जुन द्वारा स्थापित भ्रमकारी व्यूह रचनाएं सफेद पोशाक वाली महिला को उस तक पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। अर्जुन को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। सफेद पोशाक वाली महिला को अपने से 3 मीटर से भी कम दूरी पर आते देख अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। लगभग उसी समय वह पीछे की ओर कूदा और अपनी रेड लोट सेबर निकाल ली। आप कौन हैं? इस माहौल में अचानक भूत जैसी महिला का प्रकट होना बहुत अजीब था। किसी को भी झटका लगने से पसीने छूट सकते थे। हालांकि ये होने के बावजूद अर्जुन को कोई घबराहट नहीं हुई। उसे सफेद पोशाक वाली महिला की ओर से किसी भी तरह की हत्या की मंशा का एहसास नहीं हुआ। सफेद पोशाक वाली महिला चुप रही। उसने केवल अर्जुन को देखा और एक हल्की आह भरी। आहें अवर्णनीय भावनाओं से भरी हुई थीं। इससे एक व्यक्ति को अवर्णनीय दया का एहसास हो सकता था। एक विचार के साथ अर्जुन ने पूछा, आप महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र से आई हैं? उसके लिए उसके द्वारा निर्मित इस गुप्त गुफा को आसानी से ढूंढना तथा बिना किसी व्यू रचना के उसके सामने उपस्थित होना महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र के संरक्षक या अगले परीक्षण के प्रभारी ऊर्जा आधारित जीवन रूप के अलावा और कोई संभावना नहीं थी। तुमने सही अनुमान लगाया। मैं गॉड एडवेंट टॉवर की आइटम स्पिरिट हूँ, सफेद पोशाक वाली महिला ने ठंडी और स्पष्ट आवाज में कहा। अर्जुन के पास पहले से ही कुछ अनुमान होने के बावजूद जब उसने सफेद पोशाक वाली महिला को ये कहते सुना तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि उसके सामने सफेद पोशाक वाली महिला ऊर्जा जीवन रूप दर्पण के समान थी, जो उसे गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे से तीसरे स्तर पर जाते समय मिली थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी प्रभावशाली अस्तित्व वाली होगी। गॉड एडवेंट टॉवर की आइटम स्पिरिट। प्राचीन महान महारानी के बाद गॉड एडवेंट टॉवर का अब कोई मालिक नहीं था। अब आइटम स्पिरिट गॉड एडवेंट टॉवर की संचालक थी। कोई भी देख सकता था कि यह सफेद पोशाक वाली महिला वर्तमान में महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र की वास्तविक स्वामी थी। ये पहचान अर्जुन को कैसे चिंतित नहीं कर सकती थी। वह नहीं जानता था कि सफेद कपड़ों वाली महिला उसके पास क्यों आई थी। उसके पास जो शक्ति थी और सामने वाले की स्थिति के हिसाब से वह एक छोटा सा व्यक्ति था। आप घायल लग रहे हो। अर्जुन ने उससे बात करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि सफेद पोशाक वाली महिला की हालत ठीक नहीं थी। पर्पल क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से उसका ऊर्जा रूप बेहद अस्थिर था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ढह जाएगी। एक शक्तिशाली दिव्य कलाकृति की वस्तु आत्मा इस अवस्था में नहीं होनी चाहिए। हाँ, सफेद पोशाक वाली महिला ने धीरे से कहा। चूंकि एक दुष्ट जाति ने गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश किया है, इसलिए मैंने अपने स्वामी द्वारा गॉड एडवेंट टॉवर के अत्यधिक ठंडे बर्फीले मैदानों में सील की गई ऊर्जा को सक्रिय किया। यह ऊर्जा बहुत बड़ी है और मुझे इसे चलाने के लिए अपने शरीर का उपयोग माध्यम के रूप में करना पड़ा, जिससे मेरी ऊर्जा गंभीर रूप से खर्च हो गई। मुझे गहरी नींद में जाने की जरूरत है, वरना मेरा शरीर टूट जाएगा। क्या दुष्ट जाति? अर्जुन हैरान था। यह दुष्ट जाति कौन सी थी?
महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में ऐसे भयानक प्रतिबंधों के साथ तथा गॉड एडवेंट टॉवर, एक दिव्य कलाकृति जिसका उपयोग समुद्र को बांधने के लिए किया जाता था, क्या फिर भी इसमें एक दुष्ट जाति द्वारा घुसपैठ की गई थी? क्या वे उजाड़ जाति से थे? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले आए भूकंप का उस सफेद कपड़े वाली महिला द्वारा कही गई बात से कुछ संबंध हो? सफेद पोशाक वाली महिला ने अर्जुन के सवालों को नजरअंदाज किया और आगे कहा, इससे पहले कि मैं गहरी नींद में चली जाऊं, महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में बची हुई ऊर्जा परीक्षणों की निरंतरता का समर्थन करेगी। लेकिन ऊर्जा की यह मात्रा केवल कुछ और महीनों तक ही चल सकती है। जब ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो रहस्यमय क्षेत्र में सभी अवसर और खजाने बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही प्रतिबंध और नियम अप्रभावी हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सफेद पोशाक वाली महिला के शब्दों ने अर्जुन का दिल डूबा दिया। खजाने को सील कर दिया जाएगा और प्रतिबंध और नियम अप्रभावी हो जाएंगे। यदि ऐसा होता तो अर्जुन के दिमाग में तरह तरह के विचार कौंधने लगे। सफेद पोशाक वाली महिला ने जो खबर लाई थी वह काफी चौंकाने वाली थी, जिसने उसे विस्तार से सोचने से रोक दिया। तो फिर यह सीनियर मेरे पास क्यों आए है? अर्जुन को समझ में नहीं आया कि सफेद कपड़े वाली महिला उसे क्यों ढूंढ रही थी, ठीक उसके गहरी नींद में जाने से पहले, जबकि महान महारानी के रहस्यम ये क्षेत्र के नियम अप्रभावी होने के कगार पर थे और वह पहले कभी सफेद कपड़े वाली महिला के संपर्क में नहीं आया था। सफेद पोशाक वाली महिला ने कहा, मेरे मालिक के मानकों के अनुसार, चाहे आप हो या मानसी राठौर नाम की वह लड़की, आप दोनों में मेरे मालिक की विरासत को लेने की ताकत नहीं है। लेकिन परीक्षणों में आप दोनों के प्रदर्शन ने मुझे चौंका दिया। लेकिन तुमने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वह लड़की इस समय बहुत ज्यादा बर्फीले मैदानों में घूम रही है। मैंने पहले कहा था कि मेरे मास्टर की ऊर्जा का एक हिस्सा बहुत ज्यादा बर्फीले मैदानों में बंद था। वह लड़की मेरे मास्टर के पदचिन्हों पर चल रही है। उसके लिए वह रास्ता पूरा करना लगभग असंभव है। अगर मुझमें ताकत होती तो मैं उसका मार्गदर्शन कर सकती थी और उसकी रक्षा कर सकती थी। जब वह इसे सहन नहीं कर पाती तो मैं उसे बर्फीले मैदानों में अत्यधिक ठंड से बचा सकती हूँ। हालांकि मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं और ज्यादा ऊर्जा खर्च करूंगी तो मेरा शरीर टूट जाएगा। मुझे गहरी नींद में जाना होगा। जहां तक उस लड़की की बात है, उसने अपना मन बना लिया है। वह अत्यधिक छोटी ई कर ठंडी बर्फीली वादियों के अंत तक पहुंचना चाहती है, लेकिन मैं अब उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हूं। अगर वह अकेली रही तो वहां उसकी मौत हो सकती है। क्या सफेद पोशाक वाली महिला की बातें सुनकर अर्जुन न घबरा गया? मानसी अत्यधिक ठंडे बर्फीले मैदानों में मरने वाली थी। जाओ और उसकी तलाश करो। तीसरे स्तर के बाद तुम चौथे स्तर पर बर्फीले मैदानों में दिखाई दोगे। तुम उसे वापस लाने का विकल्प चुन सकते हो या तब छोटे उम्र दोनों बर्फीले मैदानों को पार करने और मास्टर की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हो। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है, तब तक मैं गहरी नींद में सो चुकी होंगी। बर्फीले मैदानों में भयंकर ठंड होगी। अगर तुम दोनों आगे बढ़ने पर अड़े रहे तो तुम एक ऐसी खाई में गिर जाओगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही सफेद पोशाक वाली महिला ने ये कहा, उसका शरीर फीका पड़ने लगा और उसकी आवाज अधिक अलौकिक हो गई। अर्जुन सवालों से भरा हुआ था। वह अभी भी और पूछना चाहता था, लेकिन सफेद पोशाक वाली महिला ने केवल एक हल्की आह भरी। गायब होने से पहले उसने जो अंतिम शब्द कहे वे थे, समय नहीं है, समय नहीं है। अर्जुन को यह नहीं पता था कि वह तथाकथित दुष्ट जाति की बात कर रही थी या मानसी को बचाने के बारे में। इस समय उसके पास ध्यान से सोचने का समय नहीं था, न ही वह देरी करने की हिम्मत कर सकता था। हाथ में रेड लोट सेबर लेकर उसने चट्टानों को चकनाचूर कर दिया और भूमिगत गुफा से बाहर छलांग लगा दी। लंबे भूमिगत मार्ग का अनुसरण करते हुए वह आगे बढ़ा। बूम गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे स्तर के घने जंगल में जमीन फट गई और अर्जुन छेद से बाहर निकल आया। समय की कमी थी। उसे नहीं पता था कि इस समय मानसी के साथ क्या हो रहा था। सफेद पोशाक वाली महिला के शब्दों के पीछे के अर्थ से मानसी की स्थिति शायद बहुत भयानक थी। अत्यधिक ठंडी बर्फीली वादियों की बात से ऐसा लग रहा था मानो वह जगह अत्यधिक यिन क्यूई और ठंडी क्यूई से भरी हुई हो और मानसी के पास प्राकृतिक यिन मेरिडियन थे। उसका शरीर यिन क्यूई से भरा हुआ था और यह मानसी की जीवन शक्ति को निगलने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन को अभी भी वह समय याद था जब पहली बार उसने मानसी के साथ त्वचा का संपर्क बनाया था। उसे पानी की बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ था। बर्फीले मैदान शायद ऐसी जगह थी जिसे मानसी संभालना मुश्किल पाती थी। एक बार जब उसके शरीर में ठंडी क्यूई का आह्वान किया जाता तो परिणाम बहुत बुरे होते।
अर्जुन के पूरे शरीर में शुद्ध यांग क्यूई जल रही थी। लपटें धीरे धीरे संघनित होकर एक विशाल गोल्डन क्रो प्रेत छवि का निर्माण करने लगी। गोल्डन क्रो सन शिफ्ट मूवमेंट तकनीक की सहायता से अर्जुन की गति अपने चरम पर पहुंच गई। बूम! अर्जुन गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे स्तर से बाहर निकलकर सीधे 30वें स्तर पर चला गया। वह पहले ही इसे पार कर चुका था, इसलिए कोई बाधा नहीं थी। हालांकि जब वह चौथे स्तर पर पहुंचा तो अर्जुन के सामने एक नीला कपड़ा पहने युवक की छवि प्रकट हुई। सफेद पोशाक वाली महिला पहले ही अपनी नींद में प्रवेश कर चुकी थी। बची हुई ऊर्जा महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में दौड़ती रही। अगर वह चौथे स्तर तक पहुंचना चाहता था तो उसे गॉड एडवेंट टॉवर के नियमों का पालन करना था। नीले कपड़े पहने युवक को देखने के बावजूद अर्जुन नहीं रुका। वह सीधे नीले कपड़े पहने युवक पर टूट पड़ा। गोल्डन क्रो सन शिफ्ट के साथ अर्जुन एक जलते हुए उल्का की तरह था और उसकी गति जबरदस्त थी। ओह, तुम! नीले वस्त्र पहने युवक में बुद्धि थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधक में इतनी अजेय गति होगी। अर्जुन ने उसे देखकर एक शब्द भी नहीं कहा और उसने उस पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि नीले कपड़े पहन युवक घबराया नहीं। एक लंबी तलवार पकड़े हुए उसने आगे की ओर वार किया। उसकी तलवार क्यूई एक बांस की तरह थी जो उसके गुस्से से बाहर निकली थी। अर्जुन ने पीछे नहीं हटते हुए तलवार का सामना किया और अपना रेड लोट सेबर निकाला। तलवार की तरह सत्य, अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ना, यह इस समय उसकी जबरदस्त गति के साथ एकदम सही मेल था। ब्लेड की किरण की एक लहर के साथ यह बढ़ गया और इसने अर्जुन की शुद्ध यांग क्यूई को अपने साथ ले लिया। सेबर सत्य के 32 शब्द सर्वोच्च शासन। बूम! तलवार की किरण और सेबर की किरण आपस में टकराईं, जिससे एक भयानक शुद्ध यांग क्यूई फट गई। इससे नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार क्यूई टूट गई। यह एक विशाल शुद्ध यांग नदी की तरह था जो लकड़ी के बेड़े पर हमला कर रही थी। नीला वस्त्र पहने युवक घबरा गया। वह जल्दी से पीछे हटा और अपनी तलवार से हॉरिजॉन्टल स्लैश कर दिया। हालांकि नीला वस्त्र पहने युवक का दूसरा हमला खत्म होने से पहले ही अर्जुन का एस्पेक्ट टोटेम अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ गया था। गोल्डन क्रो ब्रह्मांड को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था। सुनहरी लाल लपटें पागलपन की हद तक फैल गईं, जिससे गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे और चौथे स्तर के बीच की सीढ़ियां पूरी तरह से उसमें ढक गईं। दूर से जलती हुई लपटें सीढ़ियों के ऊपर हवा में घूमती हुई देखी जा सकती थीं, जैसे कि एक सुनहरी लाल लॉर्ड ड्रैगन। ये गोल्डन रो एस्पेक्ट टोटेम के एक ही प्रहार की शक्ति थी जब से अर्जुन ने शुद्ध यांग शरीर को परिपूर्ण किया गया था। तलवार चलाने वाले युवक के नीले कपड़े खून से सने हुए थे। कुछ क्षण पहले सेबर क्यूई और शुद्ध यांगू अजा ने उसके ऊर्जा आधारित शरीर में प्रवेश किया था। जहां तक अर्जुन के शरीर की बात है तो वह सेबर की किरण के साथ एक हो गया था, क्योंकि वह नीले वस्त्र पहने युवक को भेद रही थी। इस समय अर्जुन जलती हुई सीढ़ी का पीछा करते हुए सीधे गॉड एडवेंट टॉवर के चौथे स्तर की ओर दौड़ रहा था। अर्जुन की पीठ को देखकर नीले कपड़े पहने युवक के होठों के कोनों पर मुस्कान आ गई। उसके बाद उसका शरीर चुपचाप प्रकाश की धाराओं में विलीन हो गया और वह गॉड एडवेंट टॉवर की ओर लौट आया। अब अर्जुन पहले ही गॉड एडवेंट टॉवर के चौथे स्तर पर पहुंच चुका था। प्रकाश का द्वार घूम गया और अपने शरीर की एक चमक के साथ वह उसके अंदर घुस गया। ऐसे ही वह प्रकाश के द्वार में दाखिल हुआ, अर्जुन ने तुरंत अपने चारों ओर एक भयानक ठंडी क्यूई लहर महसूस की। इस ठंडी क्यूई से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेज तलवार से वार किया हो। ये सीधे उसकी अस्थि मज्जा में घुस गई। उसका शरीर इसके प्रति संवेदनशील था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे लिया और तुरंत ही उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा प्रसारित हो गई हो। जैसे ही अर्जुन का शरीर शुद्ध यांग की लपटों से जलने लगा, उसके दानतयान से शुद्ध यांग ऊर्जा फूट पड़ी। शुद्ध यांग की लपटें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सबसे जोरदार लपटें थीं, और अर्जुन का शुद्ध यांग शरीर शुद्ध यांग लपटों की शक्ति को अधिकतम कर सकता था। यह आभा अत्यधिक ठंडी क्यूई की शत्रु थी। जब वे अर्जुन के चारों ओर 1 फुट की सीमा में प्रवेश कर गए तो बहुत सारी बर्फ तुरंत वाष्पित हो गई। अर्जुन के चारों ओर लिपटी हुई ठंडी क्यूई लगभग समाप्त हो गई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर गर्म हो गया है। अर्जुन ने ऊपर चेहरा किया और अंतहीन बर्फीली दुनिया देखी। इस बर्फीले मैदान में ठंडी हवाओं से अनगिनत बर्फ के टुकड़े ऊपर उठ रहे थे और आवाजें कांच के टुकड़े पर चाकू से की गई नक्काशी जैसी थीं। ये कानों को चीर देने वाली लग रही थी। अर्जुन को नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। हालांकि उसके पास बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि थी जो मानसी का पता लगा सकती थी, लेकिन ऊर्जा दृष्टि की सीमा थी।
उसके लिए इतने बड़े बर्फीले मैदान की खोज करने के लिए इसका उपयोग करना संभव नहीं था। वह सामान्य परिस्थितियों में केवल अनुमान लगा सकता था कि प्रवेश द्वार से बाहर आने का ए बाद मानसी कहाँ जाएगी। बर्फीले मैदान का सामना करते हुए ये संभावना थी कि वह प्रवेश द्वार के ठीक सामने की दिशा चुनेगी। यह एक ऐसा विकल्प था जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं। यह अज्ञात था कि अगर वह इस दिशा में जाता तो मानसी को पा पाता या नहीं। उसे अभी सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना था। यह महसूस करते हुए अर्जुन का दिल भी डूब गया। आखिरकार बर्फीले मैदान बहुत बड़े थे। एक बार दिशा में थोड़ा सा भी विचलन हुआ तो मानसी को खोजने का कोई रास्ता नहीं रहने वाला था। यदि ऐसा हुआ तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए। एक दिशा तय करने के बाद वह बर्फीले मैदान से भागने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। वह रुक गया। उसने देखा कि बर्फीले मैदानों पर सूरज की रोशनी नीचे की ओर बिखर रही थी और उसने जमीन को चांदी जैसा बना दिया था। चांदी की रोशनी आपस में मिलकर एक ट्रैक की तरह दूर तक फैल गई। ये चमकी और बर्फीले मैदानों पर गायब हो गई। ये ट्रैक उसी दिशा के समान था जिस पर अर्जुन मूल रूप से जाना चाहता था, लेकिन इसमें थोड़ा विचलन था। ओह, अर्जुन आश्चर्यचकित था। चांदी की रोशनी उसे दिशा निर्देश दे रही थी। अर्जुन को तुरंत एहसास हुआ कि यह संभवतः सफेद पोशाक वाली महिला द्वारा किया गया कुछ था। अपनी नींद में जाने से पहले उसने गॉड एडवेंट टॉवर के चौथे स्तर पर एक छोटा सा प्रतिबंध छोड़ दिया था। एक बार जब वह यहां कदम रखता तो प्रतिबंध सक्रिय हो जाता। इस तरह उसे सही तरीके से निर्देशित किया जा सकता था। मन में विचार रखते हुए अर्जुन को एहसास हुआ कि सभी साधकों में से सफेद पोशाक वाली महिला ने मानसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। ये संभवतः मानसी की प्राकृतिक यिन मेरिडियन के कारण था। रतनगढ़ दुनिया में योद्धाओं के लिए प्राकृतिक यिन मेरिडियन एक अभिशाप था, लेकिन सफेद पोशाक वाली महिला के लिए प्राकृतिक यिन मेरिडियन शायद एक अद्वितीय महान सम्राट का चिन्ह था। गाइड के साथ अर्जुन को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जब वह बर्फीले मैदानों से होकर भागने वाला था तो उसके दिमाग में एक और बात कौन थी। इस विचार से अर्जुन के मन में एक ठंडी हत्या की मंशा पैदा हो गई। वह कांप उठा, लेकिन उसे ये भी पता चल गया कि अंतहीन बर्फीले मैदान पर अंतहीन खून फैल रहा था। खून ने उसकी आंखों को ढक लिया और इस अंतहीन लालिमा में एक घुमावदार रक्त चंद्रमा धीरे धीरे उगता हुआ पैदा हुआ। यह दृश्य कुछ सेकंड तक चला और फिर गायब हो गया। इससे अर्जुन को पसीना आ गया। रक्त चंद्रमा से वह एकदम घोंटने वाली दुष्टता और मारक वायु को महसूस कर सकता था। रक्त चंद्रमा से सावधान रहें। अर्जुन के मस्तिष्क में एक सरल वाक्य प्रसारित हुआ। यह सफेद पोशाक वाली महिला की आवाज थी। स्पष्ट रूप से यह एक प्रतिबंध भी था जिसे उसने गॉड एडवेंट टॉवर के चौथे स्तर पर छोड़ दिया था। रक्त चंद्रमा। वह कुछ देर के लिए रुक गया। अभी अभी अचानक से सब जगह फैल गई मारक आभा बहुत वास्तविक थी। इसने अर्जुन को यह भी एहसास कराया कि यह बर्फीले मैदान ही वह स्थान है जहां सफेद पोशाक वाली महिला ने तथाकथित दुष्ट जाति के साथ मुकाबला किया था। सफेद पोशाक वाली महिला ने अंतिम प्रतिबंध को पीछे छोड़ने के लिए दुष्ट जाति की वास्तविक आभा का उपयोग किया था। इसका कारण ये था कि वह अपनी नींद में जाने से पहले उसे दुष्ट जाति के चिन्ह बता सके। हालांकि फिर भी ये बहुत अस्पष्ट था। अर्जुन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रक्त चंद्रमा किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। न ही उसे पता था कि ये दुष्ट जाति कौन सी है। वे रतनगढ़ दुनिया में कहाँ रहते थे। अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन ने आगे कुछ नहीं सोचा। उसने केवल चुपचाप इस उपस्थिति की भावना को याद किया, इससे पहले कि वह दृढ़ संकल्प के साथ बर्फीले मैदानों पर कदम रखता। दुष्ट जाति भविष्य की चीज थी और उसकी ताकत के साथ यह असंभव था कि वह इतने बड़े मामले में कोई भूमिका निभा सके। इस समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मानसी को बचाना था। मेरे बहुत से रीडर्स कल्टिवेशन लेवल्स को लेकर कंफ्यूज थे, इसीलिए मैं इस चैप्टर में पहले सारे लेवल्स के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं खुद श्योर नहीं था कि क्या क्या होना चाहिए। और काफी रीडर्स कहते हैं कि मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स क्यों यूज करता हूं, तो मैं बता दूं कि ये एक मार्शल आर्ट्स की नॉवेल है और इसको हम अपने इंडिया के हिसाब से नहीं दिखा सकते। और अगर मैं दिखा भी दूं तो आपको कम समझ आएगा और सब कुछ ज्यादा ही बनावटी लगेगा। स्टेज 1 मॉर्टल ब्लड रियल्म। फोकस शुद्ध शारीरिक शक्ति का प्रशिक्षण। स्ट्रेंथ कैप लगभग 900 पाउंड मुक्का शक्ति। गोल मजबूत और टिकाऊ शरीर बनाना। सब स्टेजेस वैलियंट स्टेज बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोहे जैसे शरीर की शुरुआत। विगर स्टेज अंगों को सांसों द्वारा मजबूत करना। थंडरस स्टेज
शरीर में आंतरिक शक्ति की गूंज महसूस होना। मेरिडियन स्टेज, शरीर की मेरिडियंस ऊर्जा नलिकाएं खोलना। ची गैदरिंग, पहली बार बाहरी ऊर्जा ची को महसूस करना और खींचना शुरू करना। जब एक व्यक्ति ची को महसूस कर सकता है, तभी वह असली मार्शल आर्टिस्ट बनता है। स्टेज 2, पर्पल ब्लड रेल्म, पर्पल ब्लड रियल्म। फोकस, खून और ची का मिलन। टाइटल, नाइट लेवल फाइटर, योद्धा स्तर। अफेक्ट, शरीर और तेज ऊर्जा प्रवाह अधिक तेज। स्टेज 3, युआन फाउंडेशन रेल्म, युआन फाउंडेशन। फोकस, ट्रू ची की नींव जोड़ ठोस शरीर। टाइटल, एलीट ह्यूमन, अभिजात योद्धा। अफेक्ट, कल्टिवेशन की असली शुरुआत, एनर्जी पूल को स्थिर बनाना। कॉम्परेबल पावर, चट्टानों को तोड़ना। पानी पर दौड़ना संभव। स्टेज 4, डाओ सीड रेल्म, डाओ सीड रियल्म। फोकस, अपने कोर आधार में डाओ का बीज बोना। टाइटल, ह्यूमन लॉर्ड। अफेक्ट, लॉज नियमों तत्वों की समझ जैसे आग, पानी, तलवार, समय। पावर स्टाइल, बेसिक एलिमेंट मैनिपुलेशन शुरू, e.g. फायर स्लैशेस, विंड स्टेप्स। स्टेज 5, युआन ओपनिंग रेल्म, डाओ प्लांट, युआन ओपनिंग। फोकस, डाओ सीड से डिवाइन ट्री का अंकुर निकलना। टाइटल, सेज। अफेक्ट, ऊर्जा उत्पादन में विस्फोटक वृद्धि। पावर स्टाइल, बड़ी टेक्निक्स बिल्डिंग तोड़ने जैसी शक्ति। स्टेज 6, हेवन असेंशन रेल्म, हेवन असेंशन, डाओ ट्री। फोकस, डिवाइन ट्री का बढ़ना, आकाश को छेदना। टाइटल, एम्पीरियल किंग, ग्रेट एम्परर। पावर स्टाइल, उड़ना, मौसम बुलाना, स्पिरिचुअल बीस्ट्स को बुलाना। स्टेज 7, डाओ मैनिफेस्टेशन रेल्म, डाओ फ्रूट। फोकस, डिवाइन ट्री पर डाओ फ्रूट को जमाना। टाइटल, पियरलेस ग्रेट एम्परर। पावर स्टाइल, असली लॉ कंट्रोल जैसे समय रोकना, गुरुत्व बदलना। स्टेज 8, डाओ पैलेस रेल्म, डाओ पैलेस टॉवर। फोकस, डाओ फ्रूट्स को मिलाकर एक आध्यात्मिक टॉवर, डाओ पैलेस बनाना। पावर लेवल, होली लॉर्ड टियर। अफेक्ट, हर मंजिल पर परसेप्शन और एनर्जी बढ़ती है। स्टेज 9, सुप्रीमेसी रेल्म, सुप्रीमेसी, डाओ बॉडी। फोकस, डाओ पैलेस को तोड़कर नॉर्मोलॉजिकल लॉ बॉडी बनाना। टाइटल, सुप्रीमेसी, वर्ल्ड किंग। पावर स्टाइल, शरीर ही लॉ बन जाता है, आम हमलों से अछूता, एक मुक्के में शहर नष्ट। स्टेज 10, डिवाइन लॉर्ड रेल्म, डिवाइन लॉर्ड, डाओ सील। फोकस, रॉयल सील बनाना। सब स्टेजर्स, डिवाइन लॉर्ड सील खुद बनाया गया। गॉडली मोनार्क सील विरासत या महान उपलब्धियों से मिला। हेवनली डाओ सील हेवनली डाओ फ्रैगमेंट से बना। पावर लेवल, डेमीगॉड एम्पायरियन। अफेक्ट, अप नी खुद की डायमेंशनल डोमेन पर पूरा नियंत्रण। स्टेज 11, गॉडली मोनार्क रेल्म, गॉडली मोनॉक। फोकस, डाओ सील्स को एक करके अपने डाओ में पूरी तरह समा जाना। रिक्वायरमेंट, बहुत बड़ी मात्रा में फेट और लक जोड़ एक इंटैक्ट हेवनली डाओ। टाइटल, डिवाइन किंग थिएच। पावर स्टाइल, ग्रहों के स्तर पर नियंत्रण, समय व रियलिटी को मोड़ना। स्टेज 12, बियॉन्ड गॉडली मोनार्क, हेवनली डाओ लेवल, जूशेजिंग। फोकस, स्पिरिट, ची और सोल तीनों को डिवाइन लिमिट से ऊपर ले जाना। रिक्वायरमेंट, अनगिनत वर्षों की समझ और एक डिवाइन कैटलिस्ट। अफेक्ट, थॉट इक्वल्स लॉ, विचार ही नियम बन जाता है। एक्शन इक्वल्स यूनिवर्स रिवर्सल, क्रिया से ब्रह्मांड उलट सकता है। ब्रेथ इक्वल्स वर्ल्ड कलैप्स, सांस से संसार ढह सकता है। बॉडी इक्वल्स कॉस्मिक एंकर, शरीर ही ब्रह्मांड का आधार बनता है। पावर लेवल, सुप्रीम बीइंग बराबरी हेवनली डाओ के साथ। चैप्टर यहां से शुरू है बर्फीले मैदानों की गहराई में। बर्फीले मैदान के प्रवेश द्वार की तुलना में ये स्थान और भी अधिक एकांत एवं ठंडा था। मानसी को नहीं पता था कि वह कितनी दूर चली गई थी। वह एक बार में केवल एक कदम आगे बढ़ा रही थी। जमीन पर उसके द्वारा अंकित हर कदम पलक झपकते ही गायब हो रहा था। उसके पैरों के नीचे नीला ग्लेशियर मोटी बर्फ से ढका हुआ था और उसके चारों ओर बर्फीला तूफान चल रहा था। इस विशाल बर्फीले मैदान का कोई अंत नहीं लग रहा था। निराशा की इस धरती पर वह एक अकेले बर्फीले कमल की तरह थी जो ठंडी हवा में सीटी बजा रही थी। उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा था, मानो उसे बर्फीले मैदान निगल रहे हों। उसकी युआन क्यूई लगभग खत्म हो चुकी थी, बस थोड़ी सी बची हुई थी। यह एक अकेली मोमबत्ती की रोशनी की तरह थी जो अंधेरी रात से लड़ रही थी। उसकी पलकें, गर्दन और तलवार पकड़ने वाली उंगलियां सभी क्रिस्टल साफ बर्फ की एक पतली परत से ढकी हुई थीं। बर्फ की यह परत बर्फीले मैदानों से नहीं आई थी, यह उसकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियंस से आई थी, जिसे वह अब और दबा नहीं सकती थी। उसके शरीर की सतह के अलावा उसके आंतरिक शरीर जैसे कि उसकी मेरिडियंस और रक्त वाहिकाओं में भी बर्फ के क्रिस्टल बनने शुरू हो गए थे। हालांकि मानसी अभी भी आगे बढ़ रही थी। उसकी चमकीली आंखों में जीवन और मृत्यु के प्रति उपेक्षा झलक रही थी।
मानसी पहले से ही अपने स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाले मेरिडियन के साथ जारी रखने के लिए दृढ़ थी। चाहे वह डर हो, दर्द हो, मौत हो या निराशा हो, कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था, भले ही उसका शेष जीवन काल छोटा हो जाए। जैसा कि सफेद पोशाक वाली महिला ने कहा, एक बार जब मानसी ने अपना मन बना लिया तो उसके दिल में एक तलवार थी। इस समय मानसी बहुत लंबे समय तक चल चुकी थी। वह अपने दिल की रक्षा के लिए युआन क्यूई का आखिरी औंस का उपयोग कर रही थी। वह उस रास्ते पर चलती रही जिस पर प्राचीन महान महारानी ने पहले बड़े दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा की थी। उसने जो दूरी तय की थी वह सफेद कपड़े वाली महिला की उम्मीदों से बहुत अधिक थी। इसके अलावा वह अभी भी आगे बढ़ रही थी। कभी कभी दृढ़ संकल्प लोगों को अपनी सीमाओं को पार करने तथा अपनी क्षमता से परे जाने की अनुमति देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि मानसी कितनी दूर तक जा सकती है। तेज हवा अभी भी गरज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत घूमते हुए ब्लेड उसके शरीर को चीर रहे हों। मानसी विशाल बर्फीले मैदान में अकेली आगे बढ़ रही थी, जबकि बर्फीले तूफान ने उसके कमजोर और पतले शरीर को निगल लिया था। और इसी समय बर्फीले तूफान में मानसी के पीछे एक उभरती हुई आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। इस आकृति की गति मानसी से कहीं ज्यादा तेज थी। ठंडी हवाएं बिना किसी प्रतिरोध के उसके शरीर से गुजरती रहीं और वह चुपचाप चलता रहा। वह बिना शरीर वाले भूत की तरह था। उसे ढूंढ लिया, वह सचमुच यहाँ है। उस आकृति की आंखें मानसी की पीठ पर कसकर टिकी हुई थीं। चूंकि वह अपनी उपस्थिति छिपा रहा था, इसलिए उसे पहचान पाना मानसी लिए संभव नहीं था। वह वही काला युवक था जिसे सफेद कपड़े पहने महिला ने मार डाला था। सफेद पोशाक वाली महिला का अंतिम प्रहार प्राचीन महान महारानी द्वारा गॉड एडवेंट टॉवर में सील की गई ऊर्जा द्वारा संचालित था। ऐसा प्रहार कुछ ऐसा नहीं था जिसे सांवला युवक झेल सकता था, लेकिन सफेद पोशाक वाली महिला का मुख्य लक्ष्य भगवान के समाधि स्थल के नीचे की विशाल आंख थी, जो कि दिव्य मास्टर भी थी जिसे सांवला युवक पुकारता था। जहां तक उस काले युवक की बात है तो उसे इसका साइड इफेक्ट मिला था। इसके परिणामस्वरूप उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन शरीर नष्ट होने के बाद भी उसकी आत्मा और इच्छाशक्ति नष्ट नहीं हुई। ये कुछ ऐसा था जिसकी उस सफेद पोशाक वाली महिला ने कभी उम्मीद नहीं की थी। सफेद पोशाक वाली महिला का मानना था कि उसने ही उस काले युवक को मारा है। जब वह गहरी नींद में जाने वाली थी तो उसने मानसी के लिए अपनी अंतिम व्यवस्था कर ली थी, क्योंकि वह उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थी। यह अर्जुन को मानसी को बचाने की अनुमति देने के लिए भी था, लेकिन मानसी के लिए उसने जो तैयारी की थी, उसने अनजाने में मानसी की स्थिति को काले युवक के सामने उजागर कर दिया था। सांवले रंग के युवक की आत्मा मानसी को खोजने के लिए सुरागों का पीछा कर रही थी। कुतिया, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पूरे अस्तित्व को नष्ट कर सकती हो। मेरी आत्मा को दिव्य मास्टर ने परिष्कृत किया है। एक बार जब मेरा शरीर नष्ट हो जाता है तो मेरी आत्मा अपने आप एक यीन भूत उत्पन्न कर लेती है। हालांकि मैंने अपना शरीर खो दिया है, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बनी हुई है। अब जब तुम गहरी नींद में चली गई हो तो इस गॉड एडवेंट टॉवर ने अपनी सुरक्षात्मक शक्ति खो दी है। मैं इस गॉड एडवेंट टॉवर को ले जाऊंगा और दिव्य मास्टर को मेरे शरीर को फिर से आकार देने दूंगा। जहां तक मानसी राठौर नाम की इस लड़की की बात है, हे यिन भूत ने मानसी को देखा। उसकी आंखों में लालच की गहरी झलक दिखी। वह एक शुद्ध यिन शरीर है जो मेरे जैसे यिन भूत के लिए एक बेहतरीन पोषण है, लेकिन अब मैं उसका मांस और खून नहीं निगलूंगा। मुझे अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए एक शरीर की जरूरत है। हालांकि यह एक महिला का शरीर है, लेकिन इसे अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब मैं उसका शरीर अपने हाथ में ले लूंगा तो दिव्य गुरु भविष्य में मेरे शरीर का पुनर्निर्माण करेंगे। फिर मैं अपने यिन भूत की आत्मा को पोषण देने के लिए एक टॉनिक के रूप में उसका मांस और खून निगल लूंगा। सांवले रंग का युवक मन ही मन बुदबुदाया। उस सफेद पोशाक वाली महिला के बारे में सोचते हुए जिसने उसके शरीर को नष्ट कर दिया था, उसकी आंखों में घृणा की चमक आ गई। कुतिया, चूंकि तुमने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया है, इसलिए तुमने जिस उत्तराधिकारी को बड़ी मेहनत से चुना था वह मेरा पोषण बन जाएगी। ये तुम्हारे मालिक की विरासत का अंत होगा। सांवला युवक धीरे धीरे मानसी के पास आया और उसकी आंखों में लालच और भी तीव्र हो गया। वह मानसी का उपयोग करके धीरे धीरे गॉड एडवेंट टॉवर में सभी साधकों को निगल जाएगा और उनके मांस और रक्त को अवशोषित करेगा। ये कुलीन लोग यिन भूत के लिए सबसे अच्छा पोषण थे। उन्हें निगलने से वह अपनी खुद की ताकत को बहुत बढ़ा सकता था। उस शक्ति के साथ उसे बस गॉड एडवेंट टॉवर में शेष ऊर्जा के पूरी तरह से समाप्त होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। फिर गॉड एडवेंट टॉवर उसकी इच्छा का पालन करेगा।
ये सोचते ही उस काले युवक के मुंह के कोनों पर एक भयावह मुस्कान उभर आए। ये योजना बिल्कुल सही लग रही थी। जैसे जैसे सांवले रंग के युवक और मानसी के बीच की दूरी कम होती गई, वह पीछे से हमला करने और सीधे उसके अस्तित्व को मिटाने की योजना बना रहा था। हालांकि जिस क्षण उसने अपना गुप्त हमला शुरू किया, उसने महसूस किया कि एक हड्डी काटने वाली फ्रॉस्ट क्यूई ने उस पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य तलवार उसकी भौहों पर तान दी गई हो। इसने उसे रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया। इस तीखी तलवार क्यूई ने लाक्षणिक रूप से उसके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि उसकी आत्मा को चुभने का दर्द महसूस हुआ। ओह, ये तो सांवले रंग के युवक को पता चला कि लड़की की इच्छाशक्ति इतनी दृढ़ थी कि वह उसकी कल्पना से भी परे थी। उसे जो तलवार की इंटेंट महसूस हुई वह वास्तव में मानसी की शक्तिशाली इच्छाशक्ति थी। ये कैसे संभव था कि एक लड़की जो तेल खत्म हो जाने के कारण बुझने वाले दीपक की तरह टूटने के कगार पर थी, इतनी शक्तिशाली इच्छाशक्ति रख सकती थी। उस सांवले युवक ने महसूस किया कि उसकी आत्मा बर्फीले मैदानों के ऊपर लटके बर्फीले चांद की तरह थी। यह कोमल थी, लेकिन इससे एक उज्ज्वल आभा निकलती थी जिससे ऐसा नहीं लगता था कि यह हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक युवा लड़की जिसका साधना स्तर सिर्फ दाव बीज क्षेत्र पर था, कर या उसमें इतनी मजबूत इच्छाशक्ति हो सकती है। अब अपना शरीर खोने के साथ साथ उसने अपनी आक्रामक शक्ति भी खो दी थी। यहां तक कि उसकी आत्मा भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। वह सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा कर सकता था। मानसी के शरीर को अपने वश में करना इच्छाशक्ति की लड़ाई थी। इतनी कमजोर दिखने वाली इस लड़की के सामने सांवले रंग के युवक में अचानक आत्मविश्वास की कमी आ गई। उसे लगा कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वह शायद लड़की को हरा नहीं पाएगा। यदि ऐसा हुआ तो वह न केवल उसे पाने में असफल हो जाएगा, बल्कि उसका विनाश भी हो सकता है। इच्छाशक्ति किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो शरीर की नींव में मौजूद थी। एक बार जब शरीर कमजोर हो जाता है और मर जाता है, तो इच्छाशक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जब तक कि यह उस सांवले युवा की तरह न हो जिसकी आत्मा को उसके शरीर को खोने से पहले एक यिन भूत में परिष्कृत कर दिया गया था। उसका जीवन अब शरीर और आत्मा का संयोजन नहीं था। एक यिन भूत की भूतिया आत्मा मांस के एक टुकड़े में रहती है। इन परिस्थितियों में सांवले युवा की आत्मा एक भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी मौजूद हो सकती है। गंभीर रूप से घायल होने पर सामान्य मनुष्य की इच्छाशक्ति कमजोर हो जाती है और वह बेहोश भी हो सकता है। सांवले रंग के युवक ने अपनी इच्छाशक्ति से मानसी से सीधे टकराव करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह मानसी के शरीर को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, जिससे वह अपनी चेतना खो दे। बर्फीले मैदान में बर्फीली हवा लगातार चल रही थी। मानसी को अपने शरीर की रक्षा के लिए लगातार युआन क्यूई का उपयोग करने की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन मैदान के इतनी गहराई में जाने के कारण उसकी अधिकांश युआन क्यूई समाप्त हो गई थी। बस थोड़ा सा प्रयास और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। उस सांवले रंग के युवक की आंखें किसी जहरीले सांप की तरह थीं। उसने मां आनसी को एक गहरी नजर से देखा, जैसे वह किसी स्वादिष्ट शिकार को देख रहा हो। इसके साथ ही उस सांवले रंग के युवक का शरीर धीरे धीरे बर्फ और हिम में विलीन हो गया, मानो वह पिघल गया हो। उसके शरीर से निकलने वाली भूत ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। ये भूत ऊर्जा धीरे धीरे फैलकर प्रकाश का एक काला द्वार बन गई। क्रूर भूतों को बुलाने की एक तकनीक। सांवले रंग के युवक ने धीरे से प्रकाश के काले दरवाजे को छुआ। जैसे जैसे उस का आकार बढ़ता गया, ये नर्क के प्रवेश द्वार जैसा था। एक के बाद एक लाल आंखों वाले क्रूर भूत गुर्राते हुए काले दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके पास कोई वास्तविक शरीर नहीं था, लेकिन जब वे प्रकट हुए तो उनके चारों ओर की बर्फ और हिम उनकी ओर बहकर उनके शरीर को ढकने लगे। वो ठंडी हवा चल रही थी। मानसी अभी भी आगे बढ़ रही थी। अचानक उसका शरीर, जो लगभग जम चुका था, रुक गया। उसने धीरे से ऊपर देखा और बर्फीले तूफान के नीचे उसकी उदासीन आंखें उसके आसपास के वातावरण को देख रही थीं। उसकी पलकें और भौहें पहले से ही बर्फ से ढकी हुई थीं। वह चुप रही, जबकि उसकी पीली पतली उंगलियां तलवार के हैंडल को छू रही थीं। उग्र बर्फ में उसके चारों ओर 10 से अधिक छायाएं दिखाई दीं। ये आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थीं। वे सभी बड़े आकार के थे और सफेद फर से ढके हुए थे। उनके कदम भारी थे और वे किसी को भी अत्यधिक खतरे का एहसास करा सकते थे। मानसी ने अपनी सांस रोक ली। वह पहले से ही थक चुकी थी और इन परिस्थितियों में इन बर्फीले राक्षसों का सामना करना निस्संदेह उसके लिए एक आपदा थी। क्या इस बर्फीले मैदानों में उजाड़ जानवर है? मां आनसी अपनी तलवार के साथ खड़ी थी।
बर्फीले तूफान में वह एक खूबसूरत बर्फ की मूर्ति की तरह लग रही थी। काली आकृतियां पास आने पर मानसी को एहसास हुआ कि वे उजाड़ जानवर नहीं थे। वे बर्फ और हिम से बने थे। यहाँ तक कि उनके फर भी बर्फ से बने थे। बर्फ से बने शरीर के बावजूद उनकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। वे आंखें अत्यधिक दुष्टता का एहसास करा रही थीं। बिना कुछ कहे ही बर्फ के राक्षसों ने उस पर हमला कर दिया। एक विशाल पंजा मानसी पर पटक दिया गया। मानसी का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि पंजा उसके सिर पर लगने वाला है। उसने जोर से ऊर्जा इकट्ठा करते हुए अपनी तलवार को तिरछे कोण पर मारा। तलवार ने बर्फीले तूफान को चीरते हुए बड़े जानवर के पंजे पर वार कर दिया। बर्फ और तलवार क्यों में टकराव हुआ। मानसी की तलवार से एक चरमराती हुई आवाज निकली क्योंकि वह पंजों के प्रभाव से मुड़ गई थी। यह एक अद्वितीय तलवार थी और आमतौर पर मानसी की शुद्ध येन युआन क्यूई के साथ मिलकर ये सभी को जीत लेती थी। लेकिन इस समय चूंकि वह बेहद कमजोर थी, इसलिए ये हमला उस विशाल जानवर के पंजे को काटने में विफल रहा। विशाल जानवर दहाड़ते छोटे हुए अपने जबड़े खोलकर मानसी को काटने की कोशिश करने लगा। पीछे हटने की कोई गुंजाइश न होने पर मानसी ने ब्लड एसेंस की एक किरण को बाहर निकाला। अपनी जीवन शक्ति को जलाने की कीमत पर उसने बलपूर्वक ताकत जुटाई और अपनी तलवार को अपनी जीवन शक्ति से भर दिया, जिससे उसमें से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। हमला आसानी से हो गया क्योंकि बड़े जानवर का पंजा कट गया था। उसके तुरंत बाद उसकी गर्दन भी छेद दी गई। उसका आला शरीर अचानक रुक गया क्योंकि उसकी हरकतें रुक गई थी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह बर्फीले मैदान पर गिर गया। बर्फ के क्रिस्टल उसके शरीर से लुढ़क गए और बर्फ का राक्षस तेजी से पिघलकर यिन गैस के रूप में गायब हो गया। इस हमले के बाद मानसी जोर से हौंफने लगी। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। वह धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में उदासी थी। सिर्फ एक वार ने उसकी काफी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया था और इसने उसकी समाप्त हो चुकी मेरिडियन को उत्तेजित कर दिया था। उसके शरीर में बंद शुद्ध यिन फ्रॉस्ट क्यूई को अब दबाया नहीं जा सकता था। उसकी हालत बहुत ही भयानक थी। यह इस हद तक थी कि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई युआन क्यूई नहीं बची थी। हर तलवार का वार जिसमें कोई विनाशकारी शक्ति हो, उसे अपनी जीवन शक्ति को जलाने की जरूरत थी। वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ ही दूरी पर बर्फीले तूफान में छिपा हुआ सांवला युवक ये दृश्य देखकर बुरी तरह हंसा। हालांकि उसके पास शरीर नहीं था, लेकिन मानसी से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, जो पहले से ही कमजोर थी। उन्हें मार डालो, उन्हें मारती रहो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक टिक सकती हो। इस तरह तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। ये बर्फ के राक्षस कहां से आए। मानसी की उंगलियां जो उसकी तलवार को पकड़े थीं अब कांप रही थीं। जब उसने राक्षस को मारा तो उसे राक्षस की जीवन शक्ति का एहसास नहीं हुआ। यह एक कठपुतली की तरह था। इसके अलावा अत्यंत बुरी आभा ने मानसी को संदेहास्पद बना दिया कि ये बर्फ राक्षस गॉड एडवेंट टॉवर द्वारा स्थापित परीक्षण नहीं थे। इस समय बर्फीले तूफान में मानसी के चारों ओर 7 से 8 धुंधली आकृतियां दिखाई दी। बर्फ के राक्षसों की संख्या 10 से बढ़कर 20 से अधिक हो गई। मानसी का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। 20 से ज्यादा विशालकाय जानवरों को नजरअंदाज कर भी दे, अगर वह सिर्फ और 10 हमले भी करती तो भी उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती। फिर यही उसकी जिंदगी का अंत होता। क्या मैं सचमुच यहीं मर जाऊंगी? मानसी ने अपनी आंखों के कोने से पीछे देखा, लेकिन आखिरकार वह पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गई। वह एक विशाल जानवर की ओर बढ़ी। जिस क्षण से उसने बर्फीले मैदान पर कदम रखा, उसने अपना विश्वास मजबूत कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी पीछे नहीं हटेगी। और इस समय उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। अगर वह मुड़कर भागती तो बर्फ के राक्षस उसका पीछा करते। अगर वे उसके पीछे से हमला करते तो यह ऐसी चीज होती जिसे वह बिल्कुल भी नहीं झेल पाती। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए वह केवल निश्चित मृत्यु के बीच जीने के उस लगभग असंभव अवसर की तलाश कर सकती थी। बर्फीला मैदान असीम था। बर्फ के टुकड़ों के साथ बर्फ का तूफान हवा में अविश्वसनीय गति से घूम रहा था, जिससे तीखी सीटी जैसी आवाजें निकल रही थीं। इस भयानक गति से तो स्टील की प्लेट भी छेद कर छलनी बना दी जा सकती थी। अर्जुन बर्फीले मैदान से होकर आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर में मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा जल रही थी, जो उसके शरीर की रक्षा कर रही थी और उसके आसपास की बर्फ को लगातार पिघला रही थी। अर्जुन की दिशा ज्ञान की क्षमता बहुत मजबूत थी। जब से सफेद पोशाक वाली महिला ने उसे दिशा निर्देश दिए थे, तब से वह सीधी रेखा में ही चल रहा था।
हालांकि भले ही अर्जुन अपनी दिशा में गलत न हो, मानसी की दिशा में बदलाव हो सकता था। विशाल बर्फीले मैदान और अंतहीन बर्फीले तूफान ने किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल बना दिया था, लेकिन किसी की नज़र से ओझल हो जाना बेहद आसान होगा। अगर वह मानसी को ढूंढना चाहता था तो उसे अपनी गति बढ़ानी थी। उसे मानसी का पीछा करना था, इससे पहले कि वह दिशा बदल ले या बहुत दूर निकल जाए। शायद मैं 4 दिन से चल रहा हूं, उसने मन ही मन कहा। बर्फीले मैदान में न दिन था न रात। शुद्ध यांग शरीर के साथ भी अर्जुन की गति बहुत धीमी थी। जितना ज्यादा समय उससे लगता, वह उतना ही ज्यादा चिंतित होता। अर्जुन के लिए बर्फीले मैदानों में रहने की थकान को सहना आसान नहीं था, और पिछले दिनों में अर्जुन ने लगातार अपनी ऊर्जा दृष्टि बनाए रखी थी, जिससे उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि से कुछ भी नहीं खोजा। अगर मानसी आसपास होती तो उसके शरीर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव रात में एक विशिष्ट चिंगारी की तरह उसकी ऊर्जा दृष्टि में दिखाई देते। अर्जुन ने अपनी गति धीमी करते हुए भौहें सिकुड़ी। एक अवशेष निगलने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी खोई हुई सहनशक्ति वापस पा ली। यहां तक कि आराम करते समय भी उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि बंद नहीं की। बर्फीले तूफान में ऊर्जा दृष्टि ही एकमात्र चीज थी जिस पर वह मानसी को खोजने के लिए भरोसा कर सकता था। अगर वह अपनी ऊर्जा दृष्टि बंद करते समय मानसी को देखने से चूक जाता तो उसे निश्चित रूप से बहुत पछतावा होता। और इस समय अर्जुन को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने हल्की सांस छोड़ी। उसने पाया कि उसकी ऊर्जा दृष्टि में बर्फ के नीचे ऊर्जा के छिटपुट उतार चढ़ाव छिपे हुए थे। ऊर्जा के उतार चढ़ाव बेहद कमजोर थे, और अगर उसने ध्यान से नहीं देखा होता तो उन्हें खोजा नहीं जा सकता था। कुछ हिचकिचाहट के बाद अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह उस जगह पर झुका जहां ऊर्जा में उतार चढ़ाव के निशान थे। बर्फ को हाथ से हटाने के बाद उसने बर्फ के नीचे एक लाल बर्फ का क्रिस्टल देखा। क्रिस्टलीय लाल बर्फ के क्रिस्टल से हल्की खूनी गंध आ रही थी। ऊर्जा में उतार चढ़ाव इसी से आ रहा था। खून अर्जुन का दिल दहल गया। ये लाल बर्फ का क्रिस्टल खून के जमने से बना था। सफेद पोशाक वाली महिला के अनुसार मानसी को गॉड एडवेंट टॉवर के चौथे स्तर पर एकमात्र व्यक्ति होना चाहिए था। तो क्या ये खून मानसी का हो सकता है? अगर मानसी बर्फीले मैदानों में फ्रॉस्ट क्यूई को सहन नहीं कर सकती थी तो यह उसके प्राकृतिक यिन मेरिडियन के कारण होना चाहिए था, जिससे उसका डेंटियन जम जाता। पर फिर भी उसके चोटों से खून नहीं बहना चाहिए था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग उलझन में था। उसने खुद को शांत करने के लिए धीरे से अपना माथा रगड़ा। खून बहने का मतलब था चोट लगना। तब मानसी ने संभवतः किसी दुश्मन या औजार जानवरों का सामना किया होगा। दूसरा अनुमान अच्छा था, क्योंकि यह टॉवर की परीक्षा हो सकती थी, लेकिन अगर यह पहला था, क्या गॉड एडवेंट टॉवर के चौथे स्तर का शत्रु सफेद पोशाक वाली महिला द्वारा बताई गई बुरी जाति हो सकती है? यदि मानसी, जो तूफान में एक मोमबत्ती की तरह थी, उसका सामना दुष्ट जाति से हुआ, अर्जुन ने परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। खड़े होकर उसने दूर तक देखा। अपनी ऊर्जा दृष्टि में अर्जुन ने एक हल्का ऊर्जा उतार चढ़ाव देखा जो दूर तक फैला हुआ था। ये खून का निशान था। अर्जुन के अंग अचानक ठंडे पड़ गए। उसे अब आराम करने की परवाह नहीं थी। वह खून के निशानों का पीछा करता रहा। उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा प्रज्वलित हो उठी और अर्जुन के पीछे एक गोल्डन क्रो अपने पंख फैलाकर स्पष्ट चीख निकालते हुए आकाश में उड़ गया। अर्जुन के सामने सारी बर्फ उड़ गई और एक पल में सफेद धुंध में बदल गई। उसके लिए वह एक जलती हुई सुनहरी लौ की तरह था जो धुंध के बीच से गुजर रही थी। मेरा इंतजार करना। बर्फीले तूफान का प्रतिरोध बहुत मजबूत था। जिस तरह से अर्जुन ने बिना किसी परवाह के अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा को जला दिया, उससे उसकी युआन क्यूई और भी तेजी से खत्म हो रही थी। हालांकि इस समय उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह मानसी के लिए बहुत चिंतित था, विशेषकर जब उसने खून के निशानों का अनुसरण करते हुए एक रक्त मोती की खोज की, जो कि बड़ी मात्रा में जमे हुए खून का था। इधर अर्जुन ने भी अजीब लाशें देखी। ये लाशें बर्फीले मैदानों में समा चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इनके शरीर बर्फ से बने हों। तभी अर्जुन को याद आया कि जब उसने पहली बार खून के निशान देखे थे तो आसपास ऐसी ही लाशें भी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बर्फ से बहुत मिलती जुलती थीं, इसलिए वह उन्हें तब पहचान नहीं पाया था। ये किस प्रकार के राक्षस हैं? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। ये बर्फीले राक्षस उजाड़ जानवरों जैसे नहीं थे। उसने पहले कुछ लाशों को देखा था और उसे उनका ज्यादा आभास नहीं हुआ था, लेकिन इन कुछ लाशों में अभी भी एक दुष्ट ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। ऊर्जाएं धीरे धीरे खत्म हो रही थी और संभवतः अंततः गायब हो जाएंगी।
इससे ये साबित हो गया कि मानसी से लड़े हुए उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ था, और इस लड़ाई के बाद मानसी की चोटें और भी गंभीर हो गई होंगी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि वह अलौकिक छोटे उवती अब अपने ही टपकते खून पर कदम रख रही है, क्योंकि वह अपने आगे के रास्ते पर संघर्ष कर रही थी। कमजोरी, अकेलापन, लेकिन दृढ़ता और निर्णायकता। मानसिक स्तर पर इन बर्फीले राक्षसों को मारना शायद उसके लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी युआन क्यूई शायद पहले ही समाप्त हो चुकी थी, और वह अपनी जीवन शक्ति को जलाकर लड़ रही होगी। यह महसूस करते हुए अर्जुन और भी अधिक चिंतित हो गया। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि को पूरी तरह से विस्तारित किया और उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा उसकी जीवन शक्ति के साथ जल गई। वह जलते हुए उल्का की तरह बर्फ के मैदान पर आगे बढ़ गया। अर्जुन की आकृति बर्फ पर तेजी से आगे बढ़ी, और इस समय उसको अपनी ऊर्जा दृष्टि में एक कमजोर उतार चढ़ाव महसूस हुआ। अर्जुन को इसे देखकर सिर्फ अपनी चेस्ट में जकड़न महसूस हुई। ऊर्जा में उतार चढ़ाव बहुत कमजोर था। यह एक मोमबत्ती की तरह था, आज जो हवा में अपनी आखिरी किरणें बिखेर रही थी और किसी भी क्षण बुझने वाली थी। अचानक यह ऊर्जा उतार चढ़ाव तीव्र हो गया और शीघ्र ही यह पुनः मंद हो गया। अर्जुन का दिल अब उसके मुंह पर आ गया था और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी सारी मानसिक ऊर्जाएं इस छोटे से उतार चढ़ाव पर टिकी हुई थीं। ऊर्जा का उतार चढ़ाव मंद पड़ने के बाद यह मोमबत्ती की रोशनी से तारों के प्रकाश के बिंदु में बदल गया, लेकिन फिर भी ये बुझ नहीं। यह मानसी थी। वह मानसी की ऊर्जा में उतार चढ़ाव से परिचित था। उसके बारे में उससे कोई गलती नहीं हो सकती थी। इस समय उसके पास जीवन का आखिरी हिस्सा बचा था। मानसी बस थोड़ा सा समय, और अर्जुन ने अपने होठों को काट लिया क्योंकि उसकी गति अचानक से अपने सबसे तेज स्तर पर पहुंच गई थी। गोल्डन क्रो ने दहाड़ लगाए और अर्जुन के सामने एक भयंकर बर्फानी तूफान आया और तुरंत भाप में बदल गया। उसके नीचे बर्फ को शुद्ध यांग ऊर्जा ने बहा दिया और वह बेतहाशा लुढ़कने लगी, जैसे कि एक बर्फ का ड्रैगन अर्जुन का पीछा कर रहा हो। अर्जुन पहले से ही अब अपनी आंखों से मानसी को देख सकता था। उड़ती बर्फ में उसकी सफेद पोशाक खून से सनी हुई थी। बर्फ में मुरझाए लाल बेर की तरह एक तलवार की किरण चमकी। एक और बर्फ का राक्षस मानसी की तलवार के नीचे गिर गया। मानसी की तलवार बहुत धीमी गति से चल रही थी। बर्फ के राक्षसों से लड़ते हुए वह अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुकी थी। इन बर्फ के राक्षसों को मौत का कोई डर नहीं था और उनके पास असीमित ताकत थी। यहां तक कि उनके शरीर भी बेहद मजबूत थे और वे बर्फ से बाहर निकलते समय अटूट लग रहे थे। मानसी बर्फ के राक्षसों की तुलना में बहुत धीमी गति से चल रही थी। वह लॉस की अपनी गहरी समझ का उपयोग करके इतने लंबे समय तक टिकने में कामयाब रही थी। उसने बर्फ के राक्षस को मारने के लिए हर हमले में अपनी ऊर्जा की आखिरी बूंद खर्च कर ली थी। हालांकि परिणाम पहले ही तय हो चुका था। उसकी जीवन शक्ति पहले से ही अपनी सीमा पर थी, जबकि उसके चारों ओर बर्फ के राक्षस कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। मानसी ने अपने कदमों पर रुकना नहीं छोड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने हत्याएं की। यह एक ऐसा रास्ता था जिसे उसने अपने खून से बनाया था। एक और बर्फ का राक्षस उस पर झपटा और मानसी ने उसके सिर पर हमला कर दिया। हालांकि मानसी की हरकतें धीमी थीं, इसलिए मरने से पहले बर्फ के राक्षस के आखिरी हमले में मानसी का कंधा खरोंच गया। खून ने तुरंत उसकी सफेद पोशाक को दाग दिया। उसके दुबले पतले शरीर पर पहले से ही ऐसे कई घाव थे। जैसे ही गर्म खून बहा, वह जल्दी से जम गया। मानसी को लगा कि उसके शरीर का तापमान भी उस खून की तरह था। ये लगातार बह रहा था और जम रहा था। मानसी की आंखें उदासीन और बेजान लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन और मृत्यु को देख लिया हो। उसने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा। इस समय बर्फीले तूफान में एक बड़ी काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। बहुत ज्यादा खून बहने और अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाने के बाद मानसी की दृष्टि पहले से ही धुंधली हो चुकी थी। उसने जो काली आकृति देखी वह बस एक फंस थी। वास्तव में इस पूरे रास्ते में उसे बस धुंधलापन ही दिखाई दे रहा था। वह इस तरह की दूरदृष्टि और अपनी पढ़ाकू प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके इस बिंदु तक पहुंची थी। धम धम, काली आकृति के कदम बहुत भारी थे। हर कदम से जमीन कांप रही थी, जिससे अनगिनत बर्फ और हिमपात ऊपर उछल रहे थे। मानसी चुपचाप उस विशाल बर्फ राक्षस को देख रही थी। वह चारों पैरों पर खड़ा था और अपने तेज और भारी कदमों से मानसी की ओर भाग रहा था। मानसी ने धीरे से अपनी तलवार ऊपर उठाई। ये संभवतः उसका आखिरी हमला था। वह बहुत पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसने अब तक सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति और दृढ़ता के बल पर ही खुद को संभाला हुआ था।
संभवतः वह यहीं मरने वाली थी। कितना अफसोस है, मैं शायद इस बर्फीले मैदान से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैं वह दृश्य नहीं देख पाऊंगी जो प्राचीन महान महारानी ने उस समय देखा था जब वह इस बर्फीले मैदान से बाहर निकली थी। ये वास्तव में खेदजनक है। मानसी के दिल में कोई डर नहीं था, केवल अफसोस था। उसे यह महसूस हुआ कि छोटी ही यह अफसोस की बात है कि वह मार्शल आर्ट के शिखर को नहीं देख सकी, न ही वह अपने भाग्य को बदलते हुए देख सकी। बूम बूम बूम, जैसे ही विशाल बर्फ राक्षस मानसी के करीब आया, मानसी से ज्यादा दूर नहीं, शुद्धयान लपटों से बना एक तूफान और भी तेज गति से मानसी की ओर बढ़ रहा था। क्या बर्फीले मैदानों पर शून्य में एक प्रेत आकृति, जिसे कोई नहीं देख सकता था, ने शुद्धयान लपटों से बनी एक विशाल आग का गोला देखा। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह सांवला युवक वहां छिपा हुआ था। वह अपने जाल में फंसाकर मानसी को उसी क्षण अपने वश में करने के लिए तैयार था जब वह बेहोश हो जाती। हालांकि इस समय घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया था। उसने अर्जुन का चेहरा देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये वही है, जब से वह महान महारानी के परीक्षण में शामिल हुआ था तब से ही उस काले रंग के युवक ने अर्जुन पर विशेष ध्यान दिया था। वह अक्सर अर्जुन को देखता था क्योंकि उसे अर्जुन की क्षमता का आभास हो गया था। उसका सार एक यिन भूत था। किसी भी बड़े गुट के साधकों या महान हस्तियों की तुलना में ये सांवला युवक अपनी ऊर्जा और योद्धा की जीवन शक्ति को महसूस करने की क्षमता में अधिक तेज था। वह अर्जुन के बारे में बहुत अधिक क्यों सोचता था और बार बार अर्जुन का अवलोकन करता था। इसका कारण यह नहीं था कि वह अर्जुन की प्रशंसा करता था, बल्कि इसलिए कि वह अर्जुन के शरीर को अपने अगले शरीर के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा था। क्योंकि यिन भूत ही उसका वास्तविक स्वरूप था और शरीर तो बस एक खोल था। ये कपड़ों से अलग नहीं था। हालांकि भले ही वह अर्जुन की क्षमता को जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि अर्जुन की ताकत उसे डरा सकती है। इसके विपरीत अर्जुन का आगमन उसे एक संपूर्ण शरीर का उपहार दे रहा था। क्या सही समय है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आओगे। तुम ही वो शरीर हो जो मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है। जब मैं उस लड़की को खा लूंगा और उसका मांस, खून और शुद्ध यिन ऊर्जा सोख लूंगा, तब मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगा। वह सांवला युवक जो एक विकृत स्थान में छिपा हुआ था, अपनी लाल आंखों से अर्जुन पर नजर गड़ाए हुए था। नर्क का दरवाजा जो क्रूर भूतों को बुलाता था, उसके पीछे घूम रहा था। अर्जुन को खोजने के बाद सांवले रंग के युवक को अब मानसी की कोई परवाह नहीं रही। इससे पहले वह मानसी को मारने से सावधान था। अगर उसका शरीर बुरी तरह नष्ट हो जाता तो उसके शरीर को रखने का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि अब जब उसकी नजर अर्जुन के शरीर पर थी, तो मानसी का शरीर उसके लिए सिर्फ भोजन था, इसलिए उसकी मौत का अब उसके लिए कोई मतलब नहीं था। उसका ध्यान अर्जुन पर चला गया। अब वह मानसी को घेरने वाले बर्फ के राक्षसों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। परिणामस्वरूप और भी अधिक बर्फ के राक्षस भूखे भूतों के झुंड की तरह मानसी पर झपट पड़े। किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना उनके हमले और भी अधिक आक्रामक हो गए। मानसी इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम थी। इसका कारण ये था कि इन बर्फ राक्षसों को उनके हमलों पर लगाम लगा दी गई थी, लेकिन अब वह विरोध करने में शक्तिहीन थी। दूर से अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली जब उसने देखा कि बर्फ के राक्षस मानसी की ओर झपट रहे हैं। इस समय उसके सामने जो कुछ भी हुआ वह सब एक फ्लैश की तरह था, लेकिन इसी तरह पर्यावरण के बारे में उसकी धारणा चरम बिंदु पर पहुंच गई। यहां तक कि गिरती हुई बर्फ भी उसकी दृष्टि में असीम रूप से स्पष्ट हो गई। धमाका! अर्जुन के पीछे खड़े 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए। उसकी जीवन शक्ति जल रही थी और उसके शुद्ध यांग शरीर में बह रहे रक्तसार में एक अग्नि बीज था जो अत्यंत पवित्र था। एक बार जलने पर इसने तुरंत अर्जुन के शरीर की सतह पर सुनहरी लपटों को और भी अधिक हिंसक रूप से जला दिया। उसका पूरा अस्तित्व जलते हुए सूर्य की तरह हो गया क्योंकि वह उन्मत्त होकर मानसी की ओर भागा। 10,000 फीट, 5,000 फीट, 1,000 फीट, इतनी बड़ी दूरी पलक झपकते ही तय हो गई। अर्जुन की दृष्टि मानसी के आकार पर कसकर टिकी हुई थी। तूफान में छिपा हुआ वह सांवला युवक ये देखकर अचंभित रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन ऐसे हाड़ कंपा देने वाले वातावरण में इतनी गति तक पहुंच जाएगा। शुद्ध यांग शरीर, क्या उसके पास वास्तव में एक पूर्ण शुद्ध यांग शरीर है? आश्चर्य के एक पल के बाद वह सांवला युवक तुरंत बहुत खुश हो गया। शुद्ध यांग शरीर ने उसे और भी संतुष्ट कर दिया। ऐसे शरीर में ऊर्जा के साथ उच्च आत्मीयता होती थी। एक बार जब उसे पुण्य कर्मों का श्रेय मिल जाता है तो उसे दिव्य गुरु से स्वर्गीय दानव हस्तांतर
अणा प्राप्त करने के लिए भगवान के समाधि स्थल में प्रवेश करना होगा। इसके लिए उसे एक उच्च गुणवत्ता वाले शरीर की आवश्यकता थी ताकि ऊर्जा हस्तांतरण को बर्बाद न किया जा सके, जिससे उसकी शक्ति में भी तेजी से सुधार हो सके। तदनुसार एक शुद्ध यांग शरीर वास्तविक ऊर्जा और यांग ऊर्जा में अत्यंत मजबूत था, इसलिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। ये देखते हुए कि तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम ऐसा न कर सको। जब तुम उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखोगे तो तुम्हारे दिल और आत्मा में एक छेद हो जाएगा जो मुझे वहां घुसने की अनुमति देगा। जैसे ही वह सांवला युवक अपने आप से कुछ बुदबुदाया, सके होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आए। एक विचार के साथ दो काली आकृतियां उसके पीछे नरक के दरवाजे से बाहर आईं। और उसी समय बम बम लगातार दो विस्फोटक ध्वनियां सुनाई दी जब दो विशालकाय बर्फ के राक्षस अर्जुन के दोनों ओर से बर्फीले तूफान से बाहर निकले। ये दोनों बर्फ के राक्षस सामान्य बर्फ के राक्षसों से 2 गुना बड़े थे। जब वे अर्जुन की ओर बढ़े तो उनके शरीर से भयानक जानलेवा और ठंडी क्यूई निकलने लगी और उनकी बर्फ की खाल फैल गई। बर्फ के 2 राक्षसों ने अपने विशाल पंजे उठाए और बर्फीली नीली रोशनी से जगमगा उठे। उनके पंजे एक तरह की ठंडी आग से जलते हुए लग रहे थे और एक जबरदस्त ताकत के साथ उन्होंने अर्जुन पर हमला किया। काचा जैसे ही अर्जुन के आसपास दबाव बहुत बढ़ गया, पंजे से हवा अनियंत्रित रूप से फैलने लगी, जिससे जमीन पर बर्फ की परत से चरमराहट की आवाज आने लगी और दरारें दिखाई देने लगीं। अर्जुन के नीचे की बर्फ की परत एक पायदान नीचे खिसक गई। तुम उसे नहीं बचा सकते और इसके बजाय तुम भी यहीं मर जाओगे। मर जाओ। सांवले रंग के युवक के विचार अचानक अर्जुन के दिमाग में घुस गए। उसका शरीर शून्य में छिपा हुआ था, जिसके कारण विचार बर्फ के राक्षसों से आते प्रतीत हुए। जब 2 हिम राक्षस अर्जुन को रोक रहे थे तो लगभग कुछ 100 फीट की दूरी पर और भी अधिक हिम राक्षस मानसी की ओर बढ़े। उनके खूनी पंजे मानसी के शरीर पर उतरने वाले थे। उन प्रहारों से निश्चित रूप से उसकी मौत निश्चित हो जाएगी। इस समय मानसी एक मुरझाए हुए फूल की तरह थी। बर्फ के राक्षसों की गति को देखकर वह किसी भी तरह से नहीं हिली। उसने अपन बड़ी ही तलवार हाथ में पकड़ी हुई थी। तलवार का यह अंतिम हमला ऐसा लग रहा था जैसे उसके बचे हुए जीवन की सारी चमक खत्म हो जाएगी। उसने जीवन में दुख झेला था, लेकिन मृत्यु के सामने वह प्रसन्न थी। वह क्षणिक दृश्य अर्जुन की आंखों में अनंत काल के लिए स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय अनिश्चित काल के लिए धीमा हो गया हो। उड़ता हुआ अर्जुन आसमान और आग की लपटों के बीच से आगे बढ़ रहा था और उसके बगल में 2 राक्षसों के पंजों के बीच की दरारों से वह अपनी दृष्टि से खून के फैलने का निराशाजनक दृश्य देख सकता था। जैसे ही समय धीमा हो गया, अर्जुन के दाहिने हाथ में अचानक एक तलवार दिखाई दी। यह तलवार ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि यह हमेशा से ही अर्जुन के हाथ में थी। यह उसका एक हिस्सा हो। यह जंग खा चुका था और इस पर लगे खून के धब्बे सूख चुके थे। इसका ब्लेड बीच से टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे इसे अनगिनत सालों तक इस्तेमाल किया गया हो। आग की लपटें उठने पर गोल्डन क्रो ने अपने पंख फैलाए। अर्जुन की आंखों में ऐसा लगा जैसे 2 तारे फट गए हों। उसने अपना कदम उठाया। यह तलवार का हमला दिल से आया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसी क्षण एक नीले कपड़े पहने तलवारबाज की प्रेत छवि अर्जुन के पीछे स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी और फिर वह अर्जुन के तलवार के हमले में विलीन हो गई। एक तलवार की शक्ति ने स्वर्ग को काट डाला। एक विशाल शुद्ध आगा तलवार की किरण एक विशाल महासागर में संघनित हो गई। भयानक तलवार क्यूई ने ग्लेशियरों पर बेरहमी से वार किया। पेंग 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 बर्फ के कई टुकड़े फटने के साथ शुद्ध यांग सागर नीचे की ओर डूब गया। अर्जुन का बगल में खड़े 2 बर्फ के राक्षस सबसे पहले बल का प्रहार झेलने वाले थे। उनके शरीर कांपने लगे। उनके शरीर जो बर्फ और बर्फ से बने थे, शुद्ध यांग युआन क्यूई विस्फोटक बल का विरोध करने में असमर्थ थे और सीधे टुकड़ों में फट गए। तलवार की हवा की गति कम नहीं हुई। जहां से भी यह गुजरी, बर्फीले मैदान पर एक चौंकाने वाला तलवार का निशान छोड़ गया, क्योंकि बर्फ के टुकड़े 2 तरफ से बाहर निकले। कुछ 100 फीट की दूरी तो तुरंत ही तय हो गई। बूम! एक भयानक विस्फोट ने शून्य के 5 मील के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे असंख्य मात्रा में पानी वाष्पित हो गया। मानसी को घेरने वाले बर्फ के राक्षस शुद्ध यांग लपटों से घिर गए थे। गरम, तीव्र जलन, ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उतर आया हो। इन बर्फीले राक्षसों के लिए, चाहे वे बर्फ से बने उनके शरीर हो या शरीर पर रहने वाली इन भूत आत्माएं, कोई भी इस तरह के प्रभाव का सामना नहीं कर सकता था। एक पल में उनके शरीर जल गए क्योंकि शुद्ध यांग ऊर्जा ने उनके शरीर पर आक्रमण किया, जिससे ये भूत बुरी आत्माएं शून्य में बदल गईं।
वो ए ओ, यिन भूत प्रेत दर्द से चिल्लाने लगे, मानो अनगिनत दुष्ट आत्माएं सच्ची समाधि अग्नि द्वारा जलाई जा रही हों। उनकी आंखों और कानों से शुद्ध यांग किरणें फूट पड़ीं। यह उनके अपने शरीर के भीतर से शुद्ध यांग लपटों का विस्फोट था। विस्फोट के दौरान उनके शरीर क्षत विक्षत हो गए और कुछ ही सेकंड में वे गंदे पानी के एक गड्ढे में बदल गए, जो तुरंत वाष्पित होकर शून्य में बदल गया। अर्जुन की तलवार की शक्ति इतनी बढ़ गई थी, बर्फ के राक्षसों का समूह वाष्पित हो गया। पानी की एक भी बूंद नहीं बची। शुद्ध यांग तूफान में मानसी का शरीर खून से लाल हो गया था। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी दृष्टि धुंधली थी। उसकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। अपनी आंखों का उपयोग करते हुए, जो अब ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, अर्जुन की दिशा में देखने लगी। उसने अर्जुन पर गहरी नजर डाली, मानो वह इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी, लेकिन अंततः वह शक्ति की कमी से गिर पड़ी। उसकी फटी हुई सफेद पोशाक बर्फ पर फैल गई, जैसे खून और बर्फ आपस में मिल गए हों। जब बर्फीला तूफान आकाश में फैल गया तो आकाश और पृथ्वी उजाड़ बंजर भूमि की तरह हो गए। अर्जुन उसी समय मानसी के पास पहुंच गया जब वह गिर पड़ी। उसने उसके पतले शरीर को अपनी बाहों में थाम लिया। उसका शरीर बहुत हल्का हो गया था और उसके शरीर में तापमान का एक भी अंश नहीं बचा था। उसका शरीर अब बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर से दूर जा रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, क्योंकि उसकी लंबी पलकें बर्फ के टुकड़ों से ढकी हुई थीं। मानसी के शरीर की सतह पर खून और बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे। वह बर्फ के टुकड़े की तरह थी जो किसी भी क्षण टूट सकती थी। अर्जुन ने मानसी को पकड़ लिया और चुपचाप बर्फ से भरी जमीन पर खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ मानसी की मेरिडियन पर रखा, क्योंकि मेरिडियन वो चैनल होते हैं जो योद्धा में ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति देते हैं। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता का उपयोग करके वह मानसी की मेरिडियन की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। इस जांच से अर्जुन का दिल बैठ गया। मानसी की हालत बहुत खराब थी। उसके अंदर बहुत कम मात्रा में जीवन शक्ति बची थी। यहाँ तक कि राठौर परिवार में भी सबसे अच्छे उपचार के साधनों के साथ, सभी प्रकार की अच्छी दवाओं के साथ जो मानसी के मेरिडियन का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थीं, वे उसे पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम होने की संभावना नहीं रखते थे। इसके अलावा वह अत्यधिक ठंडी बर्फीली वादियों में था। हवा की ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। यहाँ तक कि अर्जुन को भी शुद्ध यांग शरीर के साथ उसे ठीक करना मुश्किल लगा, जो ठंडी हवाओं का सामना कर सकता था। जहाँ तक मानसी की बात है तो उसकी प्राकृतिक यिन मेरिडियन के साथ वह बदतर स्थिति में थी। उसके शरीर में फ्रॉस्ट पॉइजन फैल गया था और उसकी जीवन की लौ किसी भी समय बुझ सकती थी। मानसी का पीला और लगभग पारदर्शी लेकिन सुंदर चेहरा देखकर अर्जुन को तेज दर्द महसूस हुआ। गॉड एडवेंट टॉवर की आइटम स्पिरिट पहले ही अपनी नींद में जा चुकी थी और उनकी मदद नहीं कर सकती थी। वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। मानसी के अंतिम क्षण के बारे में उलझन भरी नजरों से सोचते हुए अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। अगर उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो यह मानसी की इस दुनिया में देखी गई आखिरी चीज होगी। अर्जुन ने मानसी के हाथ को धीरे से दबाया और उसके हृदय की रक्षा के लिए उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा का सावधानीपूर्वक इंजेक्शन लगाया। यह एकमात्र चीज थी जो वह कर सकता था। हालांकि मानसी ने अपनी जीवन शक्ति को बहुत ज्यादा जला दिया था। अगर वह उसे जगाना चाहता था तो सिर्फ इतनी शुद्ध यांग ऊर्जा ही काफी होगी। मानसी को उठाते हुए वह बर्फ में चुपचाप खड़ा रहा। अब उसके पास दो विकल्प थे। एक तो ये कि वह आगे बढ़े और प्राचीन महान महारानी द्वारा पहले उठाए गए कदमों को दोहराए। दूसरा विकल्प था पीछे हटना, इस अत्यधिक ठंडे बर्फीले मैदान को छोड़ना और गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे स्तर पर वापस लौटना। अगर वह आगे बढ़ना चाहता था तो यह निश्चित रूप से मुश्किलों से भरा हुआ था। मानसी के होश खोने और उसके जीवन के इतने कमजोर होने के कारण अर्जुन को उसके जीवन को बनाए रखने के लिए लगातार अपने शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा का इंजेक्शन लगाना होगा। इन परिस्थितियों में अर्जुन के लिए अत्यधिक ठंडी बर्फीली वादियों को पूरी तरह से पार करना मुश्किल था। जहां तक पीछे हटने की बात है, वह जानता था कि अगर वह पीछे हटता है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। उसे ये दूरी तय करने में 4 दिन लगे थे। अगर वह मानसी को उठाकर वापस जाए तो उसे कम से कम 6 दिन लगेंगे। उसको यह नहीं पता था कि मानसी अगले 6 दिनों तक टिक पाएगी या नहीं, और अगर वह ऐसा कर भी लेती तो गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे स्तर पर लौटने पर उसे क्या करना था। वह अपनी जीवन शक्ति खो चुकी थी और उसे पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं था।
अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बर्फ में पैर मोड़कर बैठ गया। चाहे उसने जो भी विकल्प चुना हो, उसे अब अपनी सहनशक्ति पुनः प्राप्त करनी थी। अभी अभी अर्जुन ने तलवार से जो वार किया वो उसका सबसे शक्तिशाली हमला था, इसलिए उस हमले ने उसकी सहनशक्ति को बहुत ज्यादा खत्म कर दिया। अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इस समय शून्य में अर्जुन से कुछ 100 फीट दूर रक्त लाल आंखों की एक जोड़ी गिद्ध की तरह अर्जुन को घूर रही थी। वह सांवला युवक शून्य में छिपा हुआ था, उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। उसके पीछे नर्क का द्वार जिसे उसने बुलाया था टूट गया था। उसे तलवार क्यूई से भी जवाबी हमला झेलना पड़ा था। एक बार यिन भूत अपना शरीर खो देता है तो वह बेहद कमजोर हो जाता है। अर्जुन का अंतिम प्रहार विनाशकारी था। वे बर्फ के राक्षस सांवले युवक की आत्मा से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके पूरी तरह नष्ट हो जाने से और बिना किसी अवशेष के सांवले युवक को बहुत बड़ा झटका लगा था। ये कैसे संभव हो सकता है? सांवले रंग का युवक इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अर्जुन की ताकत इतनी भयावह सीमा तक पहुंच गई थी। भले ही अर्जुन के पास शुद्ध यांग शरीर था और बर्फीले मैदानों पर बर्फ के राक्षसों से लड़ते समय उससे बहुत फायदा था, फिर भी वह एक ही वार में 20 से अधिक बर्फ राक्षसों को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता था और न ही उस सांवले युवक को घायल करने की बात कह सकता था। ये बात उस काले युवक की समझ से परे थी। ओह, इस बच्चे का साधना स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। तभी सांवले रंग के युवक ने अर्जुन के साधना स्तर पर ध्यान दिया। 16 वर्ष की आयु में युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर पर होने के कारण साधना की यह गति बहुत तेज थी। और जब सांवले रंग के युवक ने याद किया, हालांकि उसे अर्जुन की क्षमता आश्चर्यजनक लगी थी, लेकिन उसने उसके पास इतना परिपूर्ण शुद्ध यांग शरीर नहीं देखा था। इसका मतलब था कि अर्जुन का टॉवर में एक सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ था। इस भाग्य ने उसे ईर्ष्यालु बना दिया। मैंने सोचा था कि वह आसानी से पकड़ा जा सकता है, कौन जानता था कि वह इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। मुझे इस पर और विचार करना होगा। मैं वर्तमान में केवल एक यिन भूत हूँ। मेरी आत्मा की यिन ऊर्जा बहुत अधिक है और शुद्ध यांग तलवार क्यूई के सामने मैं कोई प्रतिरोध नहीं कर पाऊंगा। शरीर की सुरक्षा के बिना मैं बहुत जल्दी शून्य में बदल जाऊंगा। वह सांवला युवक किसी छुपे हुए विषैले सांप की तरह था। वह मौके की तलाश में था। उसने देखा कि अर्जुन के वार के बाद अर्जुन की सांस की लय बहुत कमजोर हो गई थी। यह उसके लिए एक मौका था कि वह कुछ कर सके। वह लड़की, वह इस बच्चे की कमजोरी है। अगर मैं उस लड़की पर हमला करके उसे नष्ट कर दूं तो वह बच्चा निश्चित रूप से उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस तरह वह शायद भ्रमित हो जाएगा और जब उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा तो वह मेरे लिए हमला करने का सबसे अच्छा समय होगा। सांवले रंग के युवक ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। हालांकि इससे पहले उसे अर्जुन की सहनशक्ति को खत्म करना था। यह उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक यिन भूत के रूप में वह युद्ध में सहायता के लिए बुरी आत्माओं को बुला सकता था। इन दुष्ट आत्माओं में बहुत अधिक आक्रामक शक्ति नहीं थी, परंतु उनके मारे जाने से उसके सार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि अगर अर्जुन इन दुष्ट आत्माओं को नष्ट करना चाहता था तो उसे हर बार अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा का उपयोग करना होगा। इससे वह बहुत थक जाएगा। जब अर्जुन की सहनशक्ति 40% या उससे कम हो गई तब वह हमला कर सकता था। सांवले रंग के युवक के एक विचार से एक के बाद एक अदृश्य दुष्ट आत्माएं कहीं से भी उसके चारों ओर प्रकट हो गईं। यिन हवा के झोंके के साथ वे अर्जुन की ओर उड़ चलीं। अगर वह स्पिरिट गॉड एडवेंट टॉवर की रक्षा नहीं करती तो मेरा शरीर अभी भी बरकरार होता। अगर ऐसा होता तो इस बच्चे की देखभाल करना बेहद आसान हो जाता। मुझे इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। सांवले रंग के युवक ने दांत पीसते हुए खुद से कहा। वह सफेद कपड़े वाली महिला से बुरी तरह नफरत करता था और जब वे दुष्ट आत्माएं अर्जुन की ओर बढ़ रही थीं, अचानक काले रंग के युवक को एहसास हुआ कि अर्जुन का आकार धुंधला हो गया था। ओह, वह सांवला युवक घबरा गया। यह अर्जुन की धुंधली आकृति के विपरीत मानसी अभी भी अर्जुन की बाहों में थी। हालांकि आनसी के शरीर को जो थामे हुए था वह अर्जुन की बाहें नहीं थी, बल्कि शुद्ध यांग ऊर्जा का एक अंश था। यह अच्छा नहीं है। सांवला युवक बहुत हैरान हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था उसने एक पेन की आवाज सुनी। शुद्ध यांग ज्वाला से जलती हुई एक टूटी हुई तलवार उसके शरीर से होते हुए सीधे उसकी चेस्ट में घुस गई। सांवले रंग का युवक अपनी आंखों के सामने जंग लगी टूटी तलवार को हैरानी से देख रहा था।
वह चाहे जितनी भी बार देखे, ये दृश्य वास्तविक नहीं लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? टूटी हुई तलवार पुरानी और साधारण थी। इसकी धार, जो जंग लगे दागों से ढकी हुई थी, शुद्ध यांग लपटों से जल रही थी। ये शुद्ध यांग लपटें बुरी यिन ऊर्जा को सबसे बड़ी सीमा तक दबाने में सक्षम थी। ची ची ची। सांवले रंग का युवक अपने शरीर की जलन की आवाज साफ साफ सुन सकता था। एक बहुत बड़ा छेद, जिसे आंखों से देखा जा सकता था, धीरे धीरे उसके शरीर पर बन गया, क्योंकि यिन ऊर्जा की बड़ी मात्रा शुद्ध यांग लपटों से अभिभूत हो गई और जलकर शून्य हो गई। क्यों? सांवले रंग के युवक ने टूटी हुई तलवार पकड़ ली और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। जैसे ही उसकी चेस्ट शुद्ध यांग की लपटों से जलने लगी, उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। एक यिन भूत के रूप में शारीरिक दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन आत्मा से आने वाला दर्द कई गुना बढ़ जाता था, जिससे उसे ऐसा महसूस होता था कि वह टूटने के कगार पर है। सांवले रंग का युवक बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमा पाया। उसका आत्मा आधारित शरीर जंग में तब्दील होता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसे हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल हो गया था। सांवले रंग के युवक की दृष्टि, जो तेजी से धुंधली होती जा रही थी, उसने नीले कपड़े पहने एक युवक को टूटी हुई तलवार चलाते हुए देखा। शक्तिशाली शुद्ध यांग ऊर्जा और शीर्ष गति तकनीक गोल डन क्रो सनशिफ्ट ने अर्जुन की गति को क्षण भर के लिए चरम पर पहुंचा दिया था। सांवला युवक, जो यिन का भूत बन गया था, पहले से ही मजबूत नहीं था, जिसके कारण वह अर्जुन के घातक प्रहार से बच नहीं पाया। कैसे तुमने मुझे खोजा? सांवले रंग के उस युवक ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। सीने में दर्द और मौत के एहसास ने उसकी आवाज को सूखा और कमजोर कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और शब्द कहने से उसका शरीर पूरी तरह से ढह जाएगा। हालांकि वह फिर भी पूछना चाहता था, क्योंकि वह बिना जाने मरना नहीं चाहता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे, चूंकि उसका आत्मा शरीर एक यिन भूत से बना था, उसे खुद को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम होना चाहिए था। तो अर्जुन ने उसे कैसे खोजा और उसकी वास्तविक स्थिति को कैसे पहचाना? यदि ये तुम्हारे अंतिम शब्द हैं, तो यह निश्चित रूप से उबाऊ है। अर्जुन के होठों पर व्यंग्यात्मक कम मुस्कान उभर आए। उसने धीरे से अपनी तलवार घुमाई और ब्लेड सीधा होकर उस काले युवक के सिर की ओर मुड़ गया। रुको! सांवले रंग के युवक के मुंह से काली गैस निकल रही थी। अर्जुन की छोटी सी दिखने वाली प्राचीन तलवार ने उसे बहुत भयभीत कर दिया। मौत के करीब पहुंच जाने से वह निराशा और आक्रोश से भर गया। बचा दो, मेरी जान बख्श दो, मैं कर सकता हूं। इससे पहले कि सांवला युवक अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने अपनी तलवार से ऊपर की ओर वार कर दिया। कच! अर्जुन का हमला उस काले युवक की चेस्ट से शुरू हुआ और उसके शरीर के मध्य भाग पर हमला करते हुए उसके शरीर को चीरता हुआ अलग अलग हिस्सों में बंट गया। इसने उसकी गर्दन को चीर दिया, फिर उसकी थोड़ी नाक का पुल भौहों के बीच से होते हुए उसके सिर के ऊपर तक। आहा! उस काले युवक की आत्मा ने तीखी लेकिन कड़वी चीख निकाली। उसका शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। उसके शरीर से बड़ी आत्रा में काले रंग की लपटें निकल रही थीं और लपटें बेतहाशा जल रही थीं। लपटों ने उसके आत्मा आधारित शरीर को निगल लिया। लपटों के कारण उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से विकृत हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पवित्र अग्नि किसी प्रेत को जला रही हो, और दृश्य चीखों से भर गया था। अर्जुन ने इस दृश्य को देखते हुए पहले ही एक कदम पीछे खींच लिया था। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और आसपास के ऊर्जा उतार चढ़ाव पर नजर डाली। एक यिन भूत के रूप में सांवला युवक स्वाभाविक रूप से ऊर्जा उतार चढ़ाव का कारण बनता है। अर्जुन नहीं चाहता था कि वह उसकी नाक के नीचे से भागने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करे। जैसे जैसे लपटें आसमान में बढ़ती गईं, उस काले नौजवान की चीखें धीमी होती गईं। उसकी आत्मा की ऊर्जा लगभग लुप्त हो गई थी। हालांकि उसने काले युवक को मार डाला, लेकिन अर्जुन ने किसी भी तरह से आराम नहीं किया। वह काले युवक की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता था। सफेद कपड़े पहने महिला, जो गॉड एडवेंट टॉवर की आइटम स्पिरिट थी, ने अपनी नींद में प्रवेश करने से पहले बहुत सी बातें नहीं बताईं। एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के गॉड एडवेंट टॉवर जैसी दिव्य वस्तु को चुराने की हद तक धमकी दे सकता था, और केवल सफेद कपड़े पहने महिला के बलिदान के माध्यम से खदेड़ा जा सकता था, जिससे उसे अपनी नींद में प्रवेश करने की आवश्यकता पड़ी और प्राचीन महान साम्राज्य की एक मोहरबंद ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। ऐसा अस्तित्व स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना चौहान परिवार कबीले जैसे गुट से की जा सके। अर्जुन को धीरे बड़ी ही रे रतनगर दुनिया में अंधेरा छाने का एहसास हुआ। सफेद कपड़े पहने महिला ने नींद में जाने से पहले जो आखिरी शब्द कहे थे,
समय नहीं है, उससे भी अर्जुन और ज्यादा चिंतित हो गया। आसमान में फैलती काली गैस को देखकर अर्जुन का एस्पेक्ट टोटेम उसके शरीर से एक विचार के साथ बाहर निकल आया। गोल्डन क्रो ने अपने पंख फैलाए और उसकी लपटों ने सारी काली गैस को जलाकर राख कर दिया। वह सांवला युवक हर मायने में अजीब था। हाल कि अर्जुन ने उसे एक ही वार में मार डाला था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था या नहीं। सुरक्षित रहने के लिए उसने सारी बुरी ऊर्जा को पूरी तरह से जला दिया और बची हुई सारी ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली गई। उसका मानना था कि चाहे उस काले युवक का जीवन रूप कितना भी अजीब क्यों न हो, ऐसा करने के बाद उसे मृतकों में से पुनर्जीवित करना असंभव था। ये सब पूरा करने के बाद वह बर्फीले मैदानों पर उतरा। हालांकि अर्जुन अभी तक दाव बीज क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, लेकिन सिर्फ गोल्डन क्रो टोटेम और गोल्डन क्रो सन शिफ्ट मूवमेंट तकनीक ने उसे शुद्ध यांग ऊर्जा का उपयोग करके हवा में तैरने की अनुमति दे दी थी। इस समय मानसी का शरीर बर्फ से ढका हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो कोई जमी हुई देवी हो। मानसी को ऐसी हालत में देखकर अर्जुन के दिल में हल्का दर्द हुआ। वह नीचे झुका और उसे गोद में उठा लिया। मानसी के शरीर को छूते ही अर्जुन को लगा कि वह उसी पल बर्फ का टुकड़ा थामे हुए है। मानसी के शरीर का तापमान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके अंदर जो एकमात्र जीवन बचा था, वह अंदर ही अंदर बंद था। ऐसी संभावना थी कि वह कभी नहीं जागेगी। भयंकर बर्फीले तूफान में अर्जुन अपने नीले रंग के कपड़ों में चुपचाप खड़ा था। भूमि की विशालता को देखकर वह एक बड़े बर्फीले मैदान के मंच पर अस्त व्यस्त उथल पुथल में बर्फ के कण की तरह लग रहा था। मानसी और उसका शरीर असीम रूप से छोटा दिखाई दे रहा था। इस समय अर्जुन को अचानक थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि इस विशाल बर्फीले मैदान में लक्ष्य कहाँ है। उसने आह भरी। जब योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे तो ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला मार्ग होता था। ये प्रक्रिया कई खतरों, अकेलेपन और पीड़ा से भरी हुई थी, जिसके कारण मार्शल आर्ट के मार्ग पर अज्ञात संख्या में योद्धा मारे गए। हो सकता है इस सारी प्रेरणा की जड़ छोटा होने की अनिच्छा से आए हो। एक नश्वर का जीवन कुछ ही दशकों का होता है, उसके बाद वह धूल में मिल जाता है। सैकड़ों वर्ष ओआ के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि अरबों लोगों की जाने गई थी, तो फिर एक मृत व्यक्ति का क्या महत्व है। स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर होना और अपने भाग्य को नियंत्रित करना, ये योद्धाओं की इच्छा थी। ये विचार अर्जुन के दिमाग में कौन थे। इससे पहले कि वह एक बार फिर अपनी आंखें खोले, वह अब खोया हुआ नहीं था। मानसी को उठाते हुए वह धीरे धीरे बर्फ को पार करते हुए आगे बढ़ा। उसके सामने बर्फ की झड़ी के कारण वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। आगे बढ़ने या पीछे हटने के विकल्पों के बीच अर्जुन का अंतिम निर्णय उस मार्ग पर चलना जारी रखना था जिस पर प्राचीन महान महारानी पहले चली थी। हालांकि मानसी की हालत बहुत खराब थी, फिर भी अर्जुन के दिल में उम्मीद की एक किरण थी। हो सकता है जब वह बर्फीले मैदानों से बाहर निकले तो कुछ ऐसा हो जो ये सब बदल सके। अर्जुन ने अपने शरीर की शुद्ध यांग युआन क्यूई का उपयोग मानसी और खुद को लपेटने के लिए किया। साथ ही उसने लगातार मानसी के दिल में युआन क्यूई का संचार किया ताकि उसका जीवन बना रहे। एक परिपूर्ण शुद्ध यांग शरीर की युआन क्यूई ने बर्फ की तरह ठंडी मानसी को कुछ गर्मी दी। हालांकि उसका चेहरा हमेशा की तरह पीला था, लेकिन जब शुद्ध यांग ऊर्जा मानसी के जमे हुए और सूखे मेरिडियन के भीतर प्रसारित हुई तो उसके जीवन शक्ति के भीतर से जीवन की एक हल्की सी कलियां निकल रही था। बड़ी बेहोश पड़ी मानसी की पलकें धीरे धीरे कांपने लगीं। उस समय जब उसका जीवन खतरे में था, जब अचेत मानसी को अत्यधिक ठंड के साथ साथ शुद्ध यांग ऊर्जा ने भी घेर लिया था, उसकी चेतना की गहराई में एक छोटी सी नाड़ी प्रकट हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आंखें खोल ली हों। वो उसके सामने अभी भी वही बर्फीला मैदान था। उस कालातीत और अपरिवर्तनीय बर्फीले मैदान में बर्फ का तूफान अभी भी हवा में सीटी बजा रहा था। यह मानसी हैरान थी। उसे याद आया कि अपनी पिछली सांस में वह अभी भी उन बर्फ के राक्षसों से जूझ रही थी, और जब वह अपनी सीमा पर थी, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने उसे जीवन और मृत्यु का अलग करने वाली रेखा से बचाया था। उसे एक प्रहार की शक्ति अदम्य थी। उसकी दृष्टि एक सुनहरी लाल लौ से भर गई थी और उसके बाद वह बेहोश हो गई। हालांकि अब सब कुछ गायब हो चुका था। वह एक बार फिर बर्फीले मैदान पर अकेली खड़ी थी। वह मानसी को स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह उस व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन वह उसकी खुद की परीक्षा में कैसे आया, और अगर आया भी तो उसके पास इतनी बड़ी ताकत कैसे थी? क्या वह दृश्य बर्फीले मैदान का एक भ्रम मात्र था,
या फिर जो कुछ वह अब देख रही थी वह सिर्फ एक भ्रम था। मानसी ने अपना सिर हिलाया और अब इस बारे में नहीं सोचा। हड्डियों को चीर देने वाली ठंड के कारण वह अपने कॉलर को कसने से खुद को नहीं रोक सकी। इतनी ठंड, यहाँ का बर्फीला तूफान सीधे तौर पर किसी व्यक्ति के खून को जमा सकता है। जैसे जैसे बर्फीला तूफान तेज होता गया, उसकी दृष्टि भी प्रभावित होती गई। वह एक कदम से आगे तक देख नहीं पा रही थी। मानसी को लगा कि उसकी युवान क्यूई, साथ ही उसकी जीवन शक्ति अनजाने में पूरी तरह से खत्म हो गई है। यहाँ बर्फीले मैदान पर वह एक भी कदम नहीं चल सकती थी। उसने नीचे देखा और उसे पता ही नहीं चला कि कब बर्फ के क्रिस्टल उसकी टांगों तक फैलने लगे और उसकी टांगें बर्फीली सतह पर जम गईं। यह मानसी का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि बर्फ उसके पैर से ऊपर की ओर फैल गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बहुत जल्दी जम जाएगी। वह बर्फीले मैदान में बर्फ की मूर्ति बन जाएगी। उसके यिन मेरिडियन के भीतर की शीत यिन ऊर्जा भी सक्रिय हो गई, जिसके कारण वह किसी भी तरह से प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गई। जैसे ही उसे लगा कि वह खो गई है, अचानक बर्फीले तूफान में एक हाथ आगे बढ़ा और उसकी ठंडी हथेली को थाम लिया। मानसी दंग थी। उसने महसूस किया कि हाथ में एक गर्म ऊर्जा थी। यह ऊर्जा अब बिना किसी अंत के उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसके सूखे मेरिडियन को नया जीवन मिल रहा था। ये गर्म झरने के पानी की तरह था, जो जमी हुई और सूखी हुई नदी के किनारे बह रहा था। इस ऊर्जा से मानसी के पैरों के नीचे की बर्फ धीरे धीरे पिघल गई। वह इस हाथ से खींची जा रही थी और एक के बाद एक कदम आगे बढ़ रही थी। मानसी ने उस आकृति की पीठ देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बर्फीले तूफान में छिप गई थी। सब कुछ धुंधला था। वह बस उसके आगे चल रहा था, उसके लिए हवा को रोक रहा था। उसके कदम बहुत स्थिर थे और उसकी हथेली से फैलती गर्मी ने मानसी के ठंडे शरीर को गर्माहट का एहसास कराया। एक पल के लिए मानसी को एक अवर्णनीय एहसास हुआ। इस विशाल और एकाकी दुनिया में जिसने लोगों को निराश कर दिया, उसने पहले ही मान लिया था कि वह यहीं मर जाएगी, लेकिन तभी अचानक एक हाथ दिखाई दिया। वहां यह आकृति भी थी। उसके हृदय में गर्मजोशी की लहर उठी। मार्शल आर्ट का रास्ता अकेलेपन का रास्ता था, और जब वह अपने सबसे अकेलेपन में थी तो किसी के साथ होने से उसे अपने मूल विश्वासों के प्रति और अधिक दृढ़ होने का मौका मिल रहा था। इस हाथ ने उसे काफी दूर तक चलने में मदद की। बूम बूम बूम, जैसे जैसे वे बर्फीले मैदान में आगे बढ़ते गए, तेज हवाओं की आवाजें गरजने जैसी हो गईं। ये बर्फ नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े उड़ाकर ले जा रही थी। इन बर्फ के टुकड़ों में फ्रॉस्ट चिन्ह था, और जब यह उसके शरीर से टकराया तो न केवल बहुत दर्दनाक था, बल्कि यह उसकी हड्डियों में रहने वाले कीड़े की तरह था, जो लगातार उसके शरीर की गर्मी को चूस रहा था। मानसी ने आगे देखा। वह आकृति अभी भी चल रही थी। अधिकांश बर्फ के टुकड़े उस आकृति के बोझ तले दबे हुए थे। उसकी हथेली की गर्माहट जारी रही। हालांकि मानसी की स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियन का अब दबाया नहीं जा सकता था। उसके शरीर के भीतर से एक ठंड फैल गई, जो बाहरी दुनिया की ठंडी क्यूई के साथ एक हो गई। मानसी को लगा कि उसके कदम हल्के हो रहे हैं। उसका शरीर खुद को उससे दूर करता हुआ लग रहा था। जब उसने उसे पकड़े हुए व्यक्ति के हाथ को देखा, बर्फ के क्रिस्टल की एक परत उसकी आस्तीन से बाहर निकलकर उसकी सफेद कलाई को ढक रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों तक फैल रही थी। एक बार फिर मौत का एहसास होने लगा। क्या यह एक भ्रम था जो उसने मरने से ठीक पहले देखा था? मानसी ने धीरे से आह भरी। वह अब सपने और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं बता सकती थी। हालांकि शायद अब यह महत्वपूर्ण भी नहीं था। अंततः वह अभी भी अपनी किस्मत को बदलने में असमर्थ रही। फिर भी उसके सामने खड़ी आकृति ने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसे खींचा और हठपूर्वक आगे बढ़ गया। मानसी के कदम धीमे और धीमे होते गए। बर्फ के क्रिस्टल अब उस बड़ी ही उंगलियों तक पहुंच गए, यहां तक कि उस व्यक्ति द्वारा बढ़ाया गया हाथ भी अब उसे गर्मी नहीं दे पा रहा था। जैसे ही उसकी जान जाने वाली थी, मानसी ने अपने सामने की आकृति को स्पष्ट रूप से देखने की पूरी कोशिश की। वह बस एक नज़र देखना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। क्या ये सच में तुम हो? अर्जुन मानसी को अपनी बाहों में पकड़े हुए था और अब वह एक अज्ञात दूरी तय कर चुका था। उसने महसूस किया कि मानसी की सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। हालांकि जैसे जैसे उसकी सांसें कमजोर होती गईं, उसकी पलकें लगातार हल्के हल्के हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखें खोलकर उसे देखने की पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखें कभी नहीं खुल पाईं।
अर्जुन ने मानसी को कसकर पकड़ रखा था क्योंकि उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही थी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि मानसी की जीवन शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, इसलिए शुद्ध यांग ऊर्जा अब मानसी के शरीर में इंजेक्ट नहीं की जा सकती थी। बर्फीला मैद आना भी असीम और अंतहीन लग रहा था। अपने गंतव्य को न देख पाने, उसकी युआन क्यूई के धीरे धीरे क्षीण हो जाने तथा मानसी के शरीर के धीरे धीरे प्राण खोने के कारण सब कुछ निराशाजनक लग रहा था। वह चुप था और हठपूर्वक चलता रहा। उसने पहले ही अपनी युआन क्यूई खपत को कम कर दिया था। शुद्ध यांग युआन क्यूई की केवल एक पतली परत थी जो ठंडी हवा का सामना करने के लिए उनके शरीर की सतह पर थी। हालांकि मुख्य खपत मानसी की जीवन शक्ति को बनाए रखने से हुई थी। वह जितना आगे बढ़ता गया, बर्फीले मैदान में बर्फीले तूफान का विरोध करना उतना ही मुश्किल होता गया। मानसी के शरीर का तापमान बहुत कम हो गया था। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक हल्की बर्फ की मूर्ति को पकड़े हुए है। तभी अचानक मानसी की जीवन शक्ति में झटका लगा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मानसी की जीवन शक्ति अचानक बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी मेरिडियन बर्फ के क्रिस्टल बनाने लगी थी, और यहाँ तक कि उसका दिल, जिसे उसने अपनी युआन क्यूई के चारों ओर लपेटा था, ठंड क्यूई द्वारा नष्ट हो रहा था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 3 मिनट से भी कम समय में मानसी की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अर्जुन समझ गया कि यह मानसी की स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियन की वजह से था। उसके शरीर पर इस तरह से गंभीर चोट लगने के बाद और इस बर्फीले मैदान जैसे वातावरण में उसके समाप्त हो चुकी मेरिडियन को दबाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि यह टूट गई थी। शायद इस क्षण उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी अंगूठी से एक दवा का डिब्बा निकाला। यह दवा का डिब्बा बर्फीले मैदान में होने के बावजूद एक मोटी ज्वाला की आभा के साथ जल रहा था। दवा के डिब्बे में लाल कमल था जिसे अर्जुन ने गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे स्तर से तोड़ा था। मानसी की समाप्त हो चुकी मेर छोटी ईडीएन का इलाज करने के लिए लाल कमल का उपयोग करना एक जुआ था। अर्जुन को नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अर्जुन द्वारा प्राप्त लाल कमल एक शुद्ध यांग झील में उगता था। प्रत्येक कमल का बीज अपने आप में एक सघन शुद्ध यांग ज्वाला की तरह था। उनमें से प्रत्येक एक अग्नि बीज की तरह था जिसमें अत्यंत शुद्ध लेकिन हिंसक शुद्ध यांग ऊर्जा समाहित थी। अर्जुन को नहीं पता था कि अगर घायल मानसी लाल कमल के बीज खा लेगा तो क्या होगा। उसकी मेरिडियन समाप्त हो गई थी और वे अब जम चुकी थी, जिससे वे बेहद नाजुक हो गई थी। मानसी की युआन क्यू पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर थी और उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। अगर उसके शरीर के भीतर एक शुद्ध यांग लौ जलती तो क्या होता। अर्जुन ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अर्जुन के पास कोई और विकल्प भी नहीं था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह मानसी की जीवन शक्ति का आखिरी हिस्सा भी गायब होते देखेगा। उसने गहरी सांस ली और दवा का डिब्बा खोला। दवा के डिब्बे से एक समृद्ध शुद्ध यांग गैस बाहर निकली। अत्यधिक ठंडे बर्फीले मैदान की ठंडी क्यूई को शुद्ध यांग ऊर्जा द्वारा क्षण भर के लिए हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र में ठंड बहुत हद तक कम हो गई। अर्जुन ने पूरा लाल कमल बाहर नहीं निकाला। अर्जुन वास्तव में ऐसे पौधे का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, जिसने ऐसे खजाने पैदा करने से पहले स्वर्ग और पृथ्वी से लाखों वर्षों तक पोषण प्राप्त किया था, और वह उसे अमृत में बदलना या निगलना चाहता था। उसने साटन के नीचे से कुछ कमल के बीज निकाले। इन कमल के बीजों को 3 पैरों वाले विचित्र पक्षी ने शुद्ध यांग उजाड़ जानवर के खून में भिगोया था, और वे खुद शुद्ध यांग अमृत के समान थे। शुद्ध यांग ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी और बीजों द्वारा उत्पन्न बड़ी तीव्र जलन को कोई भी नंगी आंखों से देख और महसूस कर सकता था। अगर कोई योद्धा अच्छी शारीरिक स्थिति में भी कमल के बीज जैसी शक्तिशाली दवा खा ले तो उसे बहुत दर्द हो सकता है। यहां तक कि उसकी मौत भी विस्फोटक तरीके से हो सकती है। मानसी की तो बात ही छोड़िए, कमल के बीजों को पकड़े हुए अर्जुन दुविधा में था। मानसी की जान बचाने की संभावना बहुत कम थी। उसने मानसी की ओर देखा। उस छोटी सी अवधि में मानसी का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसकी त्वचा और भी पारदर्शी हो गई थी। उसकी लंबी सुंदर गर्दन की त्वचा पर पहले से ही बर्फ के क्रिस्टल बन चुके थे। उसके शरीर का तापमान और भी कम हो गया था। बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और मानसी के पीले होठों में धीरे से एक कमल का बीज डाल दिया। इस समय अर्जुन की मानसिक शक्ति अत्यंत केंद्रित थी। उसकी ऊर्जा दृष्टि मानसी के शरीर में सभी मेरिडियन पर मजबूती से टिकी थी। वह उसे कमल के बीज को निगलने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने कमल के बीज को उसके मुंह में रख दिया।
फिर उसने कमल के बीज की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और ध्यान से उसे मानसी के शरीर में प्रवाहित किया। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि अर्जुन शुद्ध यांग लॉस से परिचित था और उसके पास बैंगनी क्रिस्टल जैसी दिव्य वस्तु थी जो उसे कमल के बीज में हिंसक शुद्ध यांग ऊर्जा को बल बड़े उर्वरक दबाने की अनुमति देती थी। ऊर्जा अर्जुन की इच्छाओं का पालन कर रही थी और धीरे धीरे मानसी की मेरिडियन में फैल रही थी। जब शुद्ध यांग ऊर्जा मानसी की मेरिडियन में प्रवाहित हुई तो जमे हुए ठोस बर्फ के क्रिस्टल जल्दी से पिघल गए, लेकिन उसके तुरंत बाद मानसी की मेरिडियन शुद्ध यांग ऊर्जा द्वारा जला दी गई। कमल के बीज की शुद्ध यांग गैस और मानसी की स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई मेरिडियन उसके शरीर के साथ युद्ध के मैदान के रूप में युद्ध करने लगी। मानसी की मेरिडियन जम गई थी और उन्होंने अपनी ताकत खो दी थी और अब उनमें से एक हिंसक बल के बहने के कारण उसकी मेरिडियन के कई हिस्से टूटने लगे। यह देखकर अर्जुन का दिल दहल गया और उसने अपनी सांस रोक ली। ये बुरी बात है। यद्यपि उसने इस तरह के संभावित परिणाम का अनुमान लगाया था, फिर भी अर्जुन को बहुत बुरा लगा जब उसने मानसी की मेरिडियन को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा। उसने मानसी के हाथों को पकड़ लिया और शुद्ध यांग युआन क्यूई मानसी के शरीर में प्रवाहित होने लगी। हालांकि ये बेकार था। मानसी की मेरिडियन और भी अधिक टूट गई। उसके पीले चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था और उसकी बर्फ के क्रिस्टल से लदी हुई भौहें भी सिकुड़ गई थीं। नहीं, ये काम नहीं करेगा। जब अर्जुन ने मानसी को दर्द में देखा तो वह बहुत चिंतित हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले को 6 सेकंड में मानसी की मौत निश्चित हो जाएगी। उसके पास कोई युआन क्यूई नहीं है और उसकी मेरिडियन कमजोर है। वह कमल के बीजों को खुद अवशोषित नहीं कर सकती। कमल के बीज उसके लिए जहर की तरह हैं। अर्जुन को चिंता हो रही थी। वह लगभग हार मानने की कगार पर था। हालांकि जब उसने मानसी को अपनी बाहों में मरते हुए देखने के बारे में सोचा तो उसे बहुत भयानक महसूस हुआ। जब तक उसकी जीवन शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, इसका मतलब था कि अभी भी आशा की एक किरण बाकी है। उसे उसको पकड़ने की जरूरत थी। उसे शांत होने की जरूरत थी। उसके पास मौत की ओर ले जाने वाले सभी रास्तों के बीच से जीवन रेखा ढूंढने के लिए केवल कुछ सेकंड ही थे। रुको, अगर वह कमल के बीज को खुद नहीं पचा सकती तो शायद मैं उसके लिए इसे पचा सकूं। कमल के बीज की शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मैं उसे स्थानांतरित करने के लिए अपने शरीर को एक माध्यम के रूप में उपयोग कर सकता हूं। इस तरह कमल के बीज की हिंसक ऊर्जा मेरे द्वारा वहन की जाएगी और जो ऊर्जा मैं उसे स्थानांतरित करूंगा वह कोमल और शुद्धतम शुद्ध यांग ऊर्जा होगी। यह विचार अचानक अर्जुन के छोटी दिमाग में कौंधा। उसने तुरंत बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके मानसी के मुंह में मौजूद कमल के बीज की ऊर्जा को सील कर दिया। फिर उसने दवा के डिब्बे से एक और कमल का बीज निकाला और उसे खुद खा लिया। कमल के बीज के मुंह में जाने से ऐसा लगा जैसे लावा उसके पेट में बह रहा हो। बैंगनी क्रिस्टल के प्रभाव से उसके भीतर की शुद्ध यांग ऊर्जा तुरंत बाहर निकल गई। यद्यपि अर्जुन के पास पहले से ही एक पूर्ण शुद्ध यांग शरीर था, फिर भी उसके मेरिडियन पर बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा का दबाव महसूस हो रहा था, जो इतने कम समय में कमल के बीज से बाहर निकल रही थी। हालांकि इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल स्फोटक शुद्ध यांग ऊर्जा ही बहुत धीमी लग रही थी। अर्जुन के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ा। शुद्ध यांग ऊर्जा उसके शरीर के 360 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में घुस गई और फिर उसके छिद्रों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं से बाहर निकल गई। बर्फीले मैदान में अर्जुन के शरीर से भाप उठती हुई दिखाई दे रही थी। जब बर्फ उसके पास पहुंचती तो वह तुरंत पिघल जाती। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और मानसी को कसकर गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल दी। मानसी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन अर्जुन का शरीर आग की तरह गर्म था। वह अपने शरीर का इस्तेमाल मानसी को गर्मी देने के लिए कर रहा था। असीम और विशाल बर्फीले मैदान में एक जमी हुई लेकिन परिपूर्ण लड़की को अर्जुन गले लगा रहा था। इतनी विशाल दुनिया में उनकी आकृतियां बेहद छोटी लग रही थीं। शुद्ध यांग ऊर्जा अर्जुन के एक्यूपंक्चर बिंदुओं से निकलकर चुपचाप मानसी के एक्यूपंक्चर बिंदुओं में प्रवाहित हुई। फिर यह उसके मेरिडियन से होकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। इसने उसके जमे हुए मेरिडियन को गर्मी का एहसास कराया। मानसी का शरीर धीरे धीरे भाप से भरी शुद्ध यांग ऊर्जा में नर्म हो गया। उसके शरीर का तापमान भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मानसी को शुद्ध यांग ऊर्जा को बेहतर ढंग से अवशोषित करने और उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं का मिलान करने के लिए अर्जुन की बाहें धीरे धीरे उसके कपड़ों के ऊपर से गुजरी और उसने उसकी चिकनी पीठ को गले लगा लिया। अर्जुन को मानसी की पीठ को इस तरह से गले लगाने से ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्म जैद को छू रहा हो।
इससे उसका दिल धड़क उठा और वह एक कोमल आकर्षण महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। मानसी की चेस्ट भी अर्जुन की चेस्ट से सटी हुई थी। उसका कोमल, नाजुक कुंवारा शरीर अर्जुन को एक बहुत ही खास एहसास दे रहा था। उनके नीचे बर्फ लगातार पिघलकर एक छोटा सा तालाब बन चुकी थी। तालाब का पानी शुद्ध यांग गैस से भाप बन रहा था, जिससे वह बहुत गर्म हो गया। यह एक गर्म झरने जैसा था। अर्जुन और मानसी ने इस गर्म पानी के झरने में खुद को भिगोया क्योंकि उनके शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अर्जुन की नाक मानसी के शरीर की खुशबू से भर गई थी। इस स्थिति ने अर्जुन का रक्त प्रवाह को और भी तेज कर दिया। अपनी बाहों में एक खूबसूरत लड़की के साथ यह असंभव था कि अर्जुन के मन में दूसरे विचार न हो। उसने अपने दिल में किसी भी आवेग को दबाने के लिए कई गहरी सांसें लीं। हालांकि वह एक सज्जन व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में उसका फायदा नहीं उठाएगा। इसके अलावा मानसी अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। एक और विचार के साथ अर्जुन ने दवा का डिब्बा निकाला और एक और कमल का बीज निगल लिया। इसके बाद उसने पूरा लाल कमल भी बाहर निकाला और उसे गर्म तालाब में रख दिया। लाल कमल मूल रूप से लावा झील में उगता था, इसलिए यद्यपि छोटे गर्म तालाब में अपेक्षाकृत कम शुद्ध यांग ऊर्जा थी, फिर भी लाल कमल चुपचाप अपनी शाखाओं और पत्तियों को फैलाता रहा। इसकी जड़ें भी धीरे धीरे कुंड के नीचे बर्फ की परत में गहराई तक धंस गईं। लाल कमल की मजबूत जीवन शक्ति अर्जुन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। बर्फीले मैदान में भी यह अभी भी समृद्ध शुद्ध यांग गैसों का उत्सर्जन कर रहा था, जिसने मानसी की जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने में भी मदद की। इससे अर्जुन लाल कमल को अमृत में बदलने के लिए और भी अनिच्छुक हो गया। आखिरकार उसने अपने शुद्ध यांग शरीर को परिपूर्ण कर लिया था, इसलिए भविष्य में उसके लिए लाल कमल लगाने और उससे लगातार कमल के बीज निकालने के लिए एक उपयुक्त जगह हो सकती है। अर्जुन द्वारा दूसरा कमल बीज खाने के बाद और भी अधिक शुद्ध यांग गैस उत्सर्जित हुई। लाल कमल एक स्वर्गीय खजाना था और इसने अर्जुन को एक शुद्ध यांग शरीर प्राप्त करने में मदद की थी। इसमें निहित शुद्ध यांग ऊर्जा निस्संदेह अत्यंत शुद्ध और मजबूत थी। यह मानसी की स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियंस में ठंड क्यूई को दबाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, गर्म पानी का तालाब भी बड़ा होता गया। मानसी के कपड़े पहले से ही पूरी तरह भीग चुके थे। मानसी के कपड़े पहले की लड़ाइयों के कारण थोड़े फटे हुए थे और अब भीगने के कारण उसकी अत्यधिक सुंदरता उजागर हो गई। उनके शरीरों के बीच शुद्ध यांग ऊर्जा के स्थानांतरण के साथ मानसी की सांसें अधिक से अधिक एक समान हो गईं, मानो वह सो गई हो। मानसी को अच्छी तरह से सोते हुए देखकर अर्जुन अचानक शांत हो गया। अर्जुन चाहता था कि यह वर्तमान दृश्य अनिश्चित काल तक, अनंत काल तक जारी रहे। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। सभी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।